दिल दहला देने वाली प्रिडिक्शन आपने अब करी है दैट यूएस डॉलर इज गोइंग टू कोलैप्स। यूएस डेट का माउंटेन खड़ा हो गया। बिल्कुल। कुछ लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, कुछ लोग फ्यूचर लिख देते हैं। बालाकोट स्ट्राइक, ब्रह्मोस मिसाइल, लेबनान में जो पेजर अटैक हुए, आर्टिकल 370, एलएसी स्टैंड ऑफ, सब कुछ पहले से प्रिडिक्शन। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड IIM अहमदाबाद रिसर्च एसोसिएट। पार्टीशन यूएस डॉलर की वजह से हुआ। हर एक देश का चेक किया गया कि इसका एनिमी है कि नहीं नेबरहुड में। नहीं है, चलो क्रिएट करते हैं। एक टाइम पे सैंक्शन लगता है, कुछ ही महीने में बाजू वाले के साथ डिफेंस डील हो रहा है। रशिया यूक्रेन की बात कि अगर कश्मीर सॉल्व हो जाता है तो रशिया के साथ डिफेंस डील्स कैसे हो, और अगर रशिया के साथ डिफेंस डील्स नहीं हो तो इंडिया और चाइना का फुल स्केल वॉर हो सकता है या नहीं। अगर बीजिंग ये सोचता है कि वो दिल्ली को गिरा देगा तो हम भी बीजिंग को सुला देंगे। जैसे डॉलर अचानक से जो है 3 रुपए तक जा सकता है अगले 5 साल। अगर डॉलर गिरने वाला है इस बार, थ्रू यू हम सब लोग कैसे पैसा बना सकते हैं? तो इस सेगमेंट में बहुत स्कोप है। प्रेजेंटिंग डॉक्टर अंकित शाह, द शार्पेस्ट माइंड इन जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स इन इंडिया। सर, दिल दहला देने वाली प्रिडिक्शन आपने अब करी है दैट यूएस डॉलर इज गोइंग टू कोलैप्स। और मैंने जितना इकोनॉमिक समझा है, जितना ग्लोबल मार्केट्स को समझा है, अगर डॉलर डी-डॉलराइजेशन की तरफ हम गए तो ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेज पे बहुत सारी इंस्टेबिलिटी आती है, जिसका इम्पैक्ट इंडिया को भी होगा। हमारे काफी आईटी कंपनीज हैं, काफी सारे सेक्टर्स हैं जो यूएस बिलिंग, डॉलर बिलिंग के ऊपर डिपेंडेंट हैं। सर्विसेज ओरिएंटेड कंट्री है हमारा। जी। बहुत सारे कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, बैक ऑफिसेज हैं और आईटी कंपनीज हैं जो सबके सब डॉलर में बिलिंग करते हैं। अगर डॉलर गिर गया और उतना गिर गया जितना आप कह रहे हो, तो बहुत केओस हो जाएगा। आपने बोला कि 65 to 70 तो इसी साल के एंड तक आ जाएगा और 2029 तक 3 रुपए के आसपास भी आ सकता है। मुझे बोलते हुए भी थोड़ा अजीब लगता है, बट ये जो लोग स्टॉक मार्केट फॉलो करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा रेड फ्लैग भी हो सकता है। आगे पॉडकास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि ग्रीन फ्लैग कैसे हो सकता है, इसको एज एन अपॉर्चुनिटी कैसे यूज करा जा सकता है। बट ये आपको क्यों लगता है कि इतना ज्यादा वेरिएशन आ जाएगा? 85 रुपए से डॉलर इवेंचुअली 3 रुपए तक आ जाएगा। सो थोड़ा पहले हमें इसका बैकग्राउंड समझना है, करेंसी का जो कॉन्सेप्ट है और ग्लोबलाइजेशन जिस प्रकार से सेट हुआ। सो नॉर्मल पब्लिक को अगर आप पूछोगे कि ग्लोबलाइजेशन का क्या डेफिनेशन है, सो फ्री फ्लो ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यही बोलते हैं, मैन, मशीन, मार्केट एंड मनी। मैं थोड़ी आसान भाषा में उसको कन्वर्ट करूँ तो कहीं से भी सामान खींचो, उसको कहीं पर भी मैन्युफैक्चर करो किसी भी कंट्री में और किसी भी देश में जाकर बेचो। जी जी। सो मैन मतलब ह्यूमन रिसोर्स, मार्केट, मशीन एंड मनी, ये चारों का फ्री फ्लो ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस द वर्ल्ड। हाँ। अब अगर मैं पूछूं कि वेस्टर्न वर्ल्ड का अगर आपको वीजा चाहिए तो डू यू थिंक इट इज फ्री फ्लो? नो, इट इज नॉट। ठीक है, मनी फैक्टर ले लेते हैं। ठीक है, वहां से वो यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। पिछले 4-5 डिकेड्स का आप हिस्ट्री उठा के देख लो, कंट्रीज जाके उनसे इन्वेस्टमेंट मांगती हैं, वहां से वॉल स्ट्रीट से पैसा उठाते हैं। ठीक है, हम जाके वहां से पैसे उठा रहे हैं। वो यहाँ कभी पैसे लेने आए? नहीं हुआ है। ठीक है, ये भी फ्री फ्लो नहीं है। ठीक है, मार्केट, क्या आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से उठा के वहां बेच सकते हो जो आपकी मर्जी हो? नहीं। पास्ट में कंपनी सक्सेसफुल नहीं हुई है। जिन्होंने कोशिश भी करी है वो उतने सक्सेसफुल नहीं हुए जितने उधर के कंपनीज अपने प्रोडक्ट यहाँ बेचने में सक्सेसफुल हुए। जी, सो यू आर राइट। वो भी फ्री फ्लो नहीं है। राइट। अब मार्केट एक्सेस भी नहीं है, मनी एक्सेस भी फ्री फ्लो नहीं है, मैन का भी फ्री फ्लो नहीं है। सो ये जो पूरा ग्लोबलाइजेशन हमने, आपने और मैंने जब पढ़ाई करी तो हमको बड़ा ग्लोरीफाई करके पढ़ाया गया, बताया गया कि इसी में सबसे बेस्ट है, इसी डायरेक्शन में वर्ल्ड को लेके जाना है, इंडिया ने तो उसी में आगे बढ़ना है, ग्रोथ तभी ही होगी अगर ऐसा वाला ग्लोबलाइजेशन फॉलो करोगे। सो एक तरह से ब्रेन वॉश हुआ है
ये जो इकोनॉमिक्स पढ़ाया गया। और वो ब्रेन वॉश इसलिए हो पाया है क्योंकि उसको सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी स्टेटस ने बैकअप किया। जो आपकी लाइफ में आपने परसीव किया कि हाँ ऐसे ही मेरा ग्रोथ होएगा, ओके, तो गांव को छोड़ के मैं सिटी में आऊंगा तो ही मेरा ग्रोथ होगा, वहां जाके मैं जॉब मॉडल अडॉप्ट करता हूं तो ही मेरा ग्रोथ होगा। बिजनेस में इतना कंपटीशन है तो मैं मेरा फैमिली कॉर्पस तोड़ के पैसे स्टॉक में लगाऊंगा तो ही मेरा रिटर्न होएगा। सो ये जो पूरा वेस्टर्न टेम्पलेट बिठाया गया जिसमें क्लासरूम टू जॉब्स एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग की स्कीम जो पाउंड पर्टिकुलरली पाउंड वहां से स्टार्ट हुआ, सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी का स्टेटस 400 साल पहले। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने ये पाया कि बहुत सारे दुनिया के देशों में स्लेव्स जो हैं उनको शोकेस किया जा रहा है हथकड़ियां पहना के मार्केट प्लेस में, लोग बोली लगाते हैं कि ये कितने में बिकेगा। सो ब्रिटिशर्स थॉट कि क्योंकि अब हमारे पास कोलोनाइजेशन का पावर है, पॉलिटिकल कंट्रोल है इतनी सारी कॉलोनीज का, सो व्हाई नॉट वी ग्लोरीफाई दिस स्लेव मेकिंग प्रोसेस। और ये प्रोसेस का स्पॉन्सरशिप भी उन्हीं के पेरेंट्स से करवाते हैं। तो उसी में क्लासरूम टू जॉब्स का मॉडल बिठाया गया। यानी कि ये जो हम सारे लोग जॉब करते हैं, हाँ, मैं भी जॉब करता हूँ, हाँ, ये स्लेवरी का ही मॉडल है, ग्लोरीफाइड। और आपके पेरेंट्स ने स्पॉन्सर किया है क्योंकि 15-20 साल जो पेमेंट हो रही है, काफी सारी अब तो क्लियर दिखाई देता है कि कॉर्पोरेट खुद ही आ चुकी है एजुकेशन सेक्टर में। पहले जब दिखाई नहीं भी देता था तो आपकी फीस का एक शेयर वहां जाता था, फिर वही कंपनीज प्लेसमेंट में आती है, ऐसे नहीं कंपनीज प्लेसमेंट में आती। तो दैट टाइप्स आर नाउ क्लियरली विजिबल, पहले विजिबल नहीं था। ओ, तो आप कह रहे हो कि 1 करोड़ रुपए जो फीस जमा कराता है वो 1 करोड़ पहले किसी ने ले लिए, कॉर्पोरेट ने, उसी ने कॉलेज बनाया है, उसने पहले 1 करोड़ की फीस ली, फिर उस पे ब्याज वो कमा रहा है, और आपको सैलरी पे रख लिया, और उसमें से आपको जो है ब्याज इतना 6 लाख रुपए साल की नौकरी दे दी जी। और उस 6 लाख से अब आप वो लोन उतार रहे हो जो आपने ओरिजिनली दिया। सिर्फ वो भी नहीं, आपके पेरेंट्स की सेविंग्स भी उन्होंने स्टॉक के जरिए ली है। हाँ, तो हर तरह से आपको एंटरप्राइजिंग के लायक नहीं छोड़ा है, एंटरप्राइजिंग नहीं करना चाहिए। सो मार्कशीट का गोल ये था, गोल क्या था मार्कशीट का, कि स्टूडेंट को पता ही नहीं लगना चाहिए कि वो किस चीज में अच्छा है। दैट वाज द गोल ऑफ द ब्रिटिश क्लासरूम मॉडल। क्योंकि अगर उसको पता लग गया तो फिर वो एक्सेल कर जाएगा, खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कुछ खोज ही लेगा, राइट। तो उसको बार बार दिखाना है कि देखते रहे इतने मार्क्स आए, 4, 5, 6 सब्जेक्ट में तो वीक है। इवेंचुअली बच्चा सोचने लगता है कि वो सच में शायद मेंटली डिम है, पेरेंट्स भी ऐसा सोचने लगते हैं, तो नौकरी मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा। तो जो एक फेमिनाइजेशन ऑफ मेन, क्योंकि एंटरप्राइजिंग का जो इनिशिएटिव इज रिस्क टेकिंग, तो रिस्क टेकिंग को अगर आपको बर्बाद करना है तो कॉन्फिडेंस हिलाना है। तो ग्लोबलाइजेशन, जो आपने 2 बातें अभी बोली, ग्लोबलाइजेशन जैसे हम सोचते थे कि कोई भी कहीं पर काम करने जा सकता है, वैसा नहीं है। ये वन साइड ऑफ द ग्लोब के लिए ग्लोबलाइजेशन हुआ कि वेस्टर्न कंपनी कहीं भी बेच सकती है, इंडियन कंपनी अभी भी बाहर उतना फ्रीली नहीं बेच पा रही, क्योंकि ये 4Ms जो आपने बताया उसका एक्सेस इंडिया को नहीं मिला है रियल सेंस। किसी को नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला है, ग्लोबल नॉर्थ के अलावा किसी को नहीं मिला है। पासपोर्ट का रैंकिंग देख लो, वीजा का रैंकिंग देख लो, यूनिवर्सिटीज के रैंकिंग देख लो, जहां पे उनको लगा कि कुछ क्रिटिकल स्टडीज है, हाँ, तो उसका एक्सेस नहीं दिया गया, उसको एक्सेस नहीं दिया, हाँ, या टेक्नोलॉजी डीप टेक जो होता है, हाँ, उसका एक्सेस वो नहीं देते, नहीं। सो देयरफॉर ये इस तरीके से यहाँ पर ट्रू ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ। ये आपका पहला पॉइंट था, जिसकी वजह से जो है एक वील कम टू कि इसका डॉलर वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट है। दूसरा पॉइंट आपने रखा कि जब आप एजुकेशन सिस्टम में जाते हो, वो एजुकेशन सिस्टम आपको एंटरप्रेन्योरशिप के टुवर्ड्स जाने से कहीं ना कहीं आज के डेट में रोकता है, क्योंकि वो उतना रिस्क टेकिंग एपेटाइट उसी के लिए बना है, वो नहीं छोड़ता, उसी के लिए बना है वो, ताकि आप जॉब सर्कल में जाओ। उस तरह से डिजाइन करा गया है एजुकेशन सिस्टम। जी, ठीक है, ये 2 बातें हो गई जी। क्योंकि वो इकोनॉमी रिच होती है जो फैमिली यूनिट एंटरप्रेन्योरशिप पे बेस्ड है। वेल्थ, कोई भी इनोवेशन 2 तरीके से फंड होता है, या तो कंट्री करेंसी छापेगी, हाँ, और देगी, या फैमिली की सेविंग्स। और कोई तरीका नहीं है इनोवेशन को फंड करने का। फैमिली सेविंग्स इज द चीपेस्ट,
राइट? आप बैंक के पास लोन लेने जाओ 9, 10, 12, 15% लोन, करेक्ट। ठीक है? तो करेंसी छाप के भी 9, 10, 12 इतना परसेंटेज भरना ही है। बट फैमिली सेविंग्स इज द वन विच इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ कैपिटल, राइट? तो फैमिली एंटरप्रेन्योरशिप को तोड़ा गया, कॉर्पस वहां ले गया गया, और आपको जो इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है करेंसी छापने के बाद भी, देयर इज नो स्कोप फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। वैसे ही आपके 22-23 साल क्लासरूम में खराब हो चुके हैं, राइट? वो पीस ऑफ पेपर जो आप लेके आए हो विच इज ऑलरेडी जस्ट मेक्स नो सेंस, बिकॉज 3 साल का मेमोरी टेस्ट को मार्केट के साथ क्या कनेक्शन है मेमोरी टेस्टिंग को, राइट? So this is the entire model which they created, hegemony का। फर्क सिर्फ इतना है, ब्रिटेन ये बोल रहा था कि तुम मेरे स्लेव हो, मेरे लिए काम करोगे। अमेरिका का डिफरेंस सिर्फ ये है, वो बोल रहा है तुम फ्री में मत करो, तुम मेरे स्लेव है, मैं ये भी नहीं बोलूंगा, आई विल मेक पेमेंट्स, प्रिंट मनी आउट ऑफ थिन एयर। दैट्स द ओनली डिफरेंस। एंड थिन एयर आपने इसलिए कहा क्योंकि जब प्रेसिडेंट निक्सन ने डीलिंग कर दिया गोल्ड और करेंसी को 1971 में, देन दे हैड नो एम्बार्गो कि वो कितना कैश छाप सकते हैं। जी जी, क्योंकि देन इट बिकेम एज गुड एज प्रिंटिंग पेपर। और ये आर्ग्यूमेंट आती है कि सारी कंट्री छाप सकती है, लेकिन सारी कंट्री के पास रिजर्व करेंसी स्टेटस नहीं है ना। तो जिस कंट्री के पास रिजर्व करेंसी स्टेटस है वो अपना इन्फ्लेशन बाकी के वर्ल्ड में फैला सकता है। क्योंकि ग्लोबली, मैं सिंप्लीफाई करता रहूंगा जैसे जैसे आप बोलो, क्योंकि ग्लोबली डॉलर पे ही सारा ट्रेड होना था। करेक्ट। इसलिए उनके पास ये राइट था कि जितना भी हम पैसा छापेंगे वो इन्फ्लेशन हमारे कंट्री को पूरी तरह से एक फ्रैक्शन ही इम्पैक्ट करेगा। करेक्ट। बाकी जो, क्योंकि पैसा सारा दुनिया में जा रहा है तो पूरी दुनिया का इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा हमारे उससे, और इस इन्फ्लेशन का 5% सिर्फ हमें इम्पैक्ट करेगा, तो इसको छाप दो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है। सो ये जो पूरा मॉडल है हेजीमोनी का कि हमारा लाइफस्टाइल का बिल कोई और भरे, हाँ ठीक है। और इसमें क्या हो गया कि जैसे जैसे वॉर मशीनरी ने उनको हेल्प कराई अचीव करने में एक्सटर्नली, कैसे? जहां भी जैसे जिसने भी अटेम्प्ट करा डी डॉलराइजेशन करने का, आपको पता है सद्दाम हुसैन के साथ क्या हुआ, हाँ, राइट? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो कभी नहीं मिले। फिर गद्दाफी के साथ जो हुआ, क्योंकि वो भी गोल्ड बेस्ड करेंसी की बात कर रहा था अफ्रीका के लिए। सो जिन्होंने भी इंडिविजुअली रॉन्ग टाइमिंग पे बिना अलायंस क्रिएट किए डी डॉलराइजेशन करने की कोशिश करी, उनका ये परिणाम आया है। सो ग्लोबल मिलिट्री माइट ने ये रिजर्व करेंसी स्टेटस को मेंटेन करने के लिए अच्छा खासा उनको हेल्प किया है। ठीक, अब समझना हमें ये है कि जब से गोल्ड स्टैंडर्ड से नहीं हटे हैं, तब से आप चार्ट्स उठा के देख लो वेस्टर्न इकोनॉमी के, आपको दिखेंगे कि पूरा कंजम्पशन चल रहा है, फुल फ्लेज डेमोनिक लेवल पे कंजम्पशन चल रहा है। करेंसी का मतलब इंटरेस्ट रेट एटलीस्ट लास्ट 30 इयर्स तो 0 to 3% के बीच रहे, लास्ट 30 इयर्स। उसके अलावा डिवोर्स के रेट्स पकड़ लो, सारे ऊपर जा रहे हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिविंग विद पेरेंट्स देख लो, सारे नीचे, बच्चे किसी के हो नहीं रहे, बर्थ रेट्स आर लॉस्ट। ओके, तो ये जो पूरा डॉलर छाप छाप के फैमिली इंस्टीट्यूशन पूरा डिस्ट्रॉय किया इन्होंने, जो एक तरह से उनकी प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हुई। प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी इज कि आपका ह्यूमन रिसोर्स कितना वैल्यू एडिशन कर रहा है इकोनॉमी को। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, वो प्रोडक्टिविटी उनकी बर्बाद हो गई क्योंकि पैसा मुफ्त में मिल रहा है। राइट? पेरेंट्स ने बच्चों को निकाल दिया कम एज पे, क्यों? क्योंकि स्टेट इज गोइंग टू टेक केयर, मेडिकेयर, 401 के रिटायरमेंट, ये वो, इनकम सिक्योरिटी, सब कुछ। तो डॉलर छाप के पेरेंट्स का टेक केयर करेंगे तो फिर बच्चों को क्यों हम रखें? ऐसा सोच के बच्चों को निकाला गया। बच्चे सोचने लगे कम रेट पे पैसा मिल रहा है तो हम भी क्यों रहे इनके साथ। सो दे आल्सो वेंट आउट। इसमें इनका फैमिली इंस्टीट्यूशन बर्बाद हो चुका। और इसी मॉडल को अपनाते अपनाते हमारे फिएट डॉलर सिटीज, जिसको मैं बोलता हूं कि टियर 1 जो वेस्टर्न टेम्पलेट को इंस्पिरेशन लेके ग्रो किए, उनमें भी ये मॉडल पास ऑन हुआ, लेकिन बिना रिजर्व करेंसी स्टेटस के। हाँ, जो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। पर मैं तो इसको क्योंकि अगर बच्चे अट्रैक्ट हुए। हाँ, मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो जिस तरह से ये कई जगह लिखा हुआ मैंने पढ़ा है कि डीप स्टेट जो होता है वो बॉलीवुड, हॉलीवुड और पॉप कल्चर को बहुत बड़े तरीके से इन्फ्लुएंस करता है।
तो कल्चर कैसे हिट करा जाता है कि जब एक मूवी में कोई चीज ग्लोरीफाई करके दिखा दी जाती है, या कोई सॉन्ग में कोई आपके फेवरेट पॉप स्टार या हीरो या आइकॉन कोई चीज बोलता है कि लाइफ ऐसे होना चाहिए, तो उस तरह से एक मेंटालिटी शेप अप करने की कोशिश होती है, और वो पॉजिटिव फॉर्म में भी करा जाता है बाय आवर लीडर्स हु वुड वांट योर गुड, ट्रू, और वो नेगेटिवली भी यूज करा जाता है। वो जो एक पूरे मास का एक साइकोलॉजी कंट्रोल करके या उसको एक टिल्ट देने की कोशिश है, दोनों तरीके से हो सकता है। यू थिंक दैट ये पूरा जो कंजम्पशन लेड इकोनॉमी बनाया एंड जो फैमिली यूनिट्स को तोड़ करके बनाया, क्योंकि आपको शायद ज्यादा घर बेचने थे, या आपको जो है ज्यादा एक की जगह 4 गाड़ियां बिकेंगी, वो पूरा कंजम्पशन लेड मॉडल के लिए फैमिली यूनिट को तोड़ना जरूरी था। उसके लिए फैमिली यूनिट को तोड़ा गया, और ये कहीं ना कहीं टीयर 1 सिटीज में बाकी कंट्रीज में भी एडॉप्ट हो गया। जी जी, जबकि इनके पास जो है रिजर्व करेंसी स्टेटस नहीं था। नहीं, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। सो ये जो पूरा मॉडल खड़ा हुआ, इसमें बहुत सारे लोग जो एस्पिरेशनल हैं, वो उन्होंने, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के साथ ही अटैच हुआ कि इंग्लिश लैंग्वेज है तो जॉब मिलेगा, ओके, जॉब मिलेगा तो फिर हम ये सारे प्रोडक्ट्स परचेस कर पाएंगे जिसको ब्रांड बोला जा रहा है, शोकेस किया जा रहा है कि दिस इज द वे टू लिव। तो फिर वो फटा हुआ जीन्स भी आप ले सकते हो, जिसको किसी को पहना के उसको अवार्ड दिया जा रहा है। तो उन्होंने ना सिर्फ आइडियाज बनाई, उन्होंने सिस्टम्स एस्टैब्लिश किए, फिर स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश किए, फिर अवार्ड्स भी दिए। ठीक है, ठीक है। तो आपका पूरा टॉप डाउन अप्रोच है। तो करेंसी जो है दैट इज द मदरबोर्ड, डॉलर। उस मदरबोर्ड से ये पूरा अटैच्ड है कि आप कैसा जीवन जी रहे हो। तो उसके सारे आइडियल्स उन्होंने तय किए कि फटा हुआ कोई पहन के आ रहा है उसको मैं अवार्ड पकड़ा दूंगा, फिर उसकी छपेंगी इमेजेस हर जगह, फिर वो फटा हुआ 3, 4, 5 हजार में बिक सकता है। ओके, सो वो सारे सेक्टर में हुआ। जैसे मेडिसिन, जैसे अगर आप अभी टीयर 1 सिटीज के कुछ लोगों से बात करेंगे तो आपको बताएंगे, अच्छा मैं ना इस डॉक्टर के पास जाता हूँ तो ये सबसे बेस्ट है सिटी में। हाँ। सो ये जो मेडिक्लेम और इंश्योरेंस की जो कंपनीज इन्होंने क्रिएट करी, उसका मार्केटिंग उन्होंने सेलिब्रिटीज से करवाया, और वही फार्मा एड्स आपके स्क्रीन पे आती हैं, जो मेडिसिन लेके नाच रहे हैं, अच्छा पूरे साल का पैकेज है हेल्थ चेकअप का, ये वो। सो कमर्शियलाइजेशन, ठीक है। तो ये इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वो कर पाए, कमर्शियलाइजेशन। बेसिकली ये आपकी पूरी लाइफ का कमर्शियलाइजेशन, आप सुबह से उठते हो तब से लेके रात को सोने तक, हाँ, सब कुछ कमर्शियलाइज्ड। अगर मैं एज अ फैक्ट्री ओनर सोचूं, तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा एम्प्लॉय जिंदगी भर काम करता रहे, तो मेरे को बस ये इंश्योर करना है कि वो कभी भी सेविंग्स करके सेल्फ सफिशिएंट ना बन जाए। हाँ। तो कंजम्पशन करता रहेगा अगर वो, तो मेरे लिए बहुत अच्छा। ना सिर्फ सेविंग्स तो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो एक लोकेशन पे भी नहीं टिकना चाहिए। लोकेशन पे भी टिकेगा तो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाते समय वो मार्केट देख रहा है, मार्केट समझ नहीं आना चाहिए। दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस मॉडल। मार्केट समझ गया तो वो एंटरप्राइजिंग कर लेगा। सो सारी कंपनीज में ये पॉलिसी है कि एवरी 3rd ईयर 4th ईयर आपको ट्रांसफर अननोन लोकेशन पे ट्रांसफर हो जाएगा आपका। दैट्स अ फॉर्मूला, ओके, अनरिटन फॉर्मूला। तो मार्केट बिल्कुल समझ नहीं आना चाहिए। सो दे एंश्योर कि आपको भेज ही दिया जाएगा। दूसरा, बहुत सारे यंगस्टर्स, क्योंकि जिनको नहीं समझ में आता कि ये सब क्या है, जब मैं ऐसे यंगस्टर्स को मिलता हूँ और उनको पूछता हूँ कि क्या करना है लाइफ में, तो आंसर आता है कि सर मैंने अपना खुद का कुछ करना है। ठीक है, तो नेचुरल थॉट प्रोसेस तो है एंटरप्राइजिंग का। फिर वो बोलते हैं कि सर मैं पहले 2-3 साल जॉब कर लूं, थोड़ा एक्सपोजर हो जाएगा। दीज आर देयर वर्ड्स। मेजॉरिटी आप कोई भी यंगस्टर्स के ग्रुप में जाके पूछोगे कि क्या करना है बच्चा, तो हाथ रेस करेगा, बोलेगा कि सर मैंने खुद का कुछ करना है। फिर क्यों? क्योंकि ये जनरेशन को ब्रेड एंड बटर वाला प्रॉब्लम तो है नहीं, राइट? तो वो थॉट प्रोसेस तो है, लेकिन इमीडिएट आता है कि सर मैं कुछ एक्सपोजर उसको क्यों चाहिए? क्योंकि 22 साल तक उसको एक्सपोजर दिया ही नहीं है। करेक्ट, इसलिए वो मांग रहा है बेचारा एक्सपोजर। अब क्वेश्चन ये है
मैं उसको पूछता हूँ कि चलो तूने 3 साल चलो जॉब कर ली, हाँ तो कंपनीज में तो फॉर्मेट है, तेरा डिपार्टमेंट फिक्स्ड होगा, हाँ उस डिपार्टमेंट के कंप्लीट किसी एक प्रोसेस का 5% के प्रोसेस में तुमको बिठा दिया जाएगा। पूरे डिपार्टमेंट में 50 प्रोसेस सपोज होते हैं, उसके एक प्रोसेस तो का कुछ समझ ही नहीं आएगा। 5% में वो बैठने वाला है। तो कुछ समझ ही नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। दिस इज एडम स्मिथ कैपिटलिज्म। एडम स्मिथ जब आया तो वो क्या आइडिया लेके आया, बोलता है डिवीजन ऑफ लेबर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। हाँ तो जो एंटरप्राइजिंग फैमिलीज थी उनको बोला गया मैं तुम्हारी लाइफ इंप्रूव करने आया हूँ, सो तुम्हारा उतना स्पेंडिंग नहीं हो पा रहा है, सो पहले ही वो सेविंग्स को वहीं से काट रहा है। फिर वो बोल रहा है कि अच्छा बहुत पेट्रियार्की है, दादाजी बहुत दादागिरी कर रहे हैं तुम्हारे साथ, ठीक है, तुम्हारा सेविंग्स मुझे दे दो, एक काम करो हक ले लो, हाँ ब्रदर्स सिस्टर्स फाइट कर लो, हक ले लो, मुझे दे दो, मैं तुमको देखो साल का कितना रिटर्न देता हूँ, फिर अच्छी अच्छी बढ़िया ब्रांड्स परचेस करना। सो ये फैमिलीज जो जॉबर्स बन गई, ठीक, तो उनका पूरा स्किल गया। आज अगर आप चाइना के किसी मैन्युफैक्चरिंग टाउन में जाओगे तो आप फैमिलीज को देखोगे तो फैमिली के घर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वुमन लीड कर रही है वो प्रोसेस, men are packaging the products and ensuring the supply। तो एक होता है जनरेशनल नॉलेज पास हो रहा है। हाँ, तो एक होता है मास मैन्युफैक्चरिंग, वो उससे कुछ नहीं हो रहा है, वो एडम स्मिथ वाला फॉर्मूला है। हमें चाहिए मैन्युफैक्चरिंग बाय मासेस, दैट इज व्हाट वी वांट। ओके, सो ये तभी हो पाएगा जब फैमिली यूनिट इंटैक्ट है। जैसे जापान में मैं देखता हूँ कि कई फैमिलीज के छोटे बिजनेसेस हैं बट 400 साल की लेगेसी है उसके पीछे। सो उसको नेपोटिज्म बोल के काटा गया ना। हाँ, बॉलीवुड में जो ये निकला, जो मैटर एक्चुअली कुछ डोमेन्स में बात सही है, बट जो नेपोटिज्म का कॉन्सेप्ट है उसका तोड़ भी फैमिली यूनिट है। आज जब सपोज 2 भाई हैं, बिजनेसमैन है, एक भाई अगर डेट नहीं रीपे कर पा रहा है तो उसके दूसरे भाई ने भरा ना, तो नेपोटिज्म का काट भी फैमिली यूनिट ही है। ओके, सो फैमिली को खुद ये विजडम होना चाहिए कैसे एडजस्ट करना है। ओके, कि कैसे कौन सा ह्यूमन रिसोर्स फैमिली के अंदर कौन से डोमेन और डिपार्टमेंट के लिए सबसे सही है। तो अगर फैमिली स्मूथ चल रही है तो फैमिली एंटरप्राइज को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आज भी जब बैंकिंग में सिबिल और ये सब आपको पूछेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो बैंकर वही देखेगा एंशिएंट विजडम के हिसाब से, अच्छा इसका भाई भी साथ में काम कर रहा है, फादर भी है, आई कैन गिव द लोन। यू आर राइट। सो ग्लोबलाइजेशन हुआ, एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा थोड़ा मरोड़ा गया, डॉलर को डीलिंक कर दिया गया गोल्ड से, एंड पूरे ग्लोब में एक सेंट्रल करेंसी डॉलर आ गया जिससे एक इकोनॉमिक हेजेमनी क्रिएट हुई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जैसे 100+ स्टेशंस ने अपनी करेंसीज की डिमांड खुद डिस्ट्रॉय करी। क्यों? क्योंकि सारा इंटरनेशनल ट्रेड आपने डॉलर में करना है। हाँ, ठीक है, तो कोई भी करेंसी का वैल्यूएशन कैसे होता है? योर डिमांड एज अ ट्रेडिंग करेंसी, योर डिमांड एज अ सेविंग्स करेंसी, ओके, योर प्रोडक्टिविटी एंड नंबर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दैट यू हैव, जो प्रोडक्टिविटी इस्तेमाल करके गुड्स बन सकता है। ये 4 चीजों पे कोई भी करेंसी का वैल्यूएशन होना चाहिए। ठीक है, सेविंग्स करेंसी में होगा तो वो ट्रेडिंग करेंसी बाद में बन सकता है। ठीक है, तो इतने सारे देशों ने ये दोनों वैल्यूएशन गिव अप किए, ना उनकी करेंसी आज सेविंग्स करेंसी है ना ट्रेडिंग करेंसी है। सही बात है। ठीक है, सो उतना नीचे आ गया। बाकी सबका करेंसी। अब प्रॉब्लम यह है कि जो डेमोनिक कंजम्पशन है वहां का, उसके चलते आपको काम करना पड़ रहा है 10-10, 12-12 घंटे, क्योंकि आपने तो डॉलर अर्न करने हैं, वो करेंसी प्रिंट करके बेनिफिट्स दे रहे हैं अपने सिटीजन्स को जैसे मर्जी फाएं, और वो बेनिफिट का खर्चा आपके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि आपने एनर्जी डॉलर में बाय करनी है। सारा ट्रेड भी डॉलर में करना है। तो यानी मैं सिंप्लीफाई करूं, एक जब आज से
1947 की बात कर रहे हैं, तो 1 रुपया मैं कमाता था तो $1 कमा लेता था एक तरीके 3 से। रुपीस के आसपास था। 3 रुपीस, 1 रुपया में $1 में 3 रुपए कमाता था तो $1 कमा लेता था, Correct. क्योंकि और उससे मैं तेल खरीद पाता था एज अ कंट्री। आज के रेट में वही उतना ही तेल खरीदने के लिए मेरे को यहाँ पर 86 रुपए कमाने पड़ रहे हैं ताकि मैं उतना तेल खरीद पाऊं जो तब मैं 3 रुपए में खरीद लेता था। तो Correct. मेरे को कितने मल्टी टाइम्स, करीब 30 गुना ज्यादा काम करना पड़ रहा है उतना ही या तेल तो काम ज्यादा करोगे या उतना इन्फ्लेशन भरोगे, या उतना इन्फ्लेशन भरोगे। करेक्ट, तो ऐसे करेक्ट। सो देयरफॉर ये, क्योंकि ये डॉलर का रेट बढ़ स्ट्रेंथन होता चला गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बाकी सारे कंट्रीज के लिए और मुश्किल होता जा रहा है टू लिव अप विद द डॉलर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो उसी के लिए उन्होंने ये बॉडीज खड़ी की, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब, कि तुमसे नहीं हो पा रहा है, जाओ जाके वहां से डॉलर लोन ले लो। और जैसे ही आप लोन लेने जाओगे आपको लिस्ट थमा दिया गया कि दीज आर द पॉलिटिकल कंडीशंस, कि आप अपनी इकोनॉमी ओपन करो सब। हाँ, हमारी कंपनी आएगी, तुम्हारी कंपनी बंद करो, राइट। हमारी कंपनी आएगी, तुम्हारी कंपनी बंद करो, तुम्हारा ट्रेड पॉलिसी हम बताते हैं, तुम्हारा टैक्सेशन हम बताते हैं, तुम्हारा डिफेंस हम बताते हैं, हम फॉरेन पॉलिसी भी हम बताते हैं। काफी लोगों का ये कहना है कि लेट 80s में और अर्ली 90s में ये इंडिया के साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम सबके साथ हुआ, सबके साथ और इसीलिए मनमोहन सिंह जी ने वो पॉलिसी ला करके ग्लोबलाइजेशन के टुवर्ड्स इंडिया का एक पॉलिसी फ्रेमवर्क करा। ये बात सही है? नहीं, इसके लिए पहले थोड़ा बैकग्राउंड हमें समझना है कि पहले तो पार्टीशन क्यों हुआ है। पार्टीशन US डॉलर की वजह से हुआ है, पहले ये समझना है सबसे पहले, क्योंकि टूल किट्स तो सब करेंगे। अली जिन्ना जी ने जो करना है वो जिन्ना करेगा, महात्मा गांधी ने जो करना होगा महात्मा गांधी का, नेहरू ने जो करना होगा, दीज आर टूल किट्स। ओके, ये सिर्फ औजार है। हाँ। सो दे आर नॉट इवन टोल्ड कि क्या चल रहा है। ओके, दे आर जस्ट टोल्ड कि तुमको ये करना है। पिक्चर नहीं पता उन्हें। नहीं, उनको भी नहीं पता था। ओके, सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्योंकि पॉलिटिकल हेजीमोनी ब्रिटेन का जा रहा है, तो फाइनेंशियल कोलोनाइजेशन कंटिन्यू करना है, जो पाउंड को रिप्लेस करके अब डॉलर नया रिजर्व करेंसी है। बॉडीज भी बना दी आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाद, ये जो लोन्स देने वाली है पॉलिटिकल कंडीशंस के साथ। तो पॉलिटिकल का मिल गया उनको ऑप्शन। फाइनेंशियल का क्या करना है, तो उन्होंने ये बोला कि कंटिन्यूअस क्लैशेस चाहिए, क्योंकि हम सबके रीजन में अब हम नहीं है, ब्रिटेन ने छोड़ दिया है सबको, राइट। तो कंटिन्यूअस क्लैशेस चाहिए। तो 2 बकेट्स खड़े होंगे। ये मैंने मेरी जियोपॉलिटिक्स की बुक में ये कॉन्सेप्ट बताया है, जिसको मैं 2 बकेट्स थियरी बोलता हूँ। 2 बकेट्स चाहिए जो कॉन्स्टेंटली क्लैश करने चाहिए, तो मेरा हेजीमोनी कंटिन्यू होता है मेरी करेंसी का। मैं फिजिकली वो ज्योग्राफी में नहीं जा सकता, मेरा डॉलर तो जा सकता है, राइट। सो हर एक देश को बोला गया कि हर एक देश का चेक किया गया कि इसका एनिमी है कि नहीं नेबरहुड में। नहीं है, चलो क्रिएट करते हैं। तो पार्टीशन की लकीर खींची गई। अफ्रीका में भी इसी तरह से पार्टीशन करा गया, इंडिया पाकिस्तान हर जगह, इजराइल पैलेस्टाइन भी उसी वक्त, और भारत चाइना भी। चाइना का बॉर्डर कौन सा, वो क्लियर छोड़ के गए। करेक्ट। चाइना का बॉर्डर भी क्लियर नहीं है। सो हर जगह उन्होंने ये करा कि बाजू वाले के साथ क्लैश होना चाहिए। जहां बाजू वाला अच्छा था तो पार्टीशन कराया आर्टिफिशियल। तो एक बकेट ऑफ नेशंस को डॉलर और आर्म्स, और बाजू वाले को सैंक्शन, एंड विच मेड कंप्लीट सेंस, क्योंकि आपको फील हो रहा है कि वो रोग है बाजू वाला। तो इट मेक्स सेंस टू यू कि अब डॉलर, विदाउट इवन सेइंग यू आर कंटिन्यूइंग विद द डॉलर, क्योंकि वहां सैंक्शन लग चुके हैं, विच यू फील वेरी हैप्पी अबाउट, राइट। तो विदाउट इवन नोइंग द पर्पस यू आर वेरी हैप्पी विद दैट स्लेवरी। ओके, तो जैसे यूरोप खड़ा है रशिया की बॉर्डर पे, रशिया खड़ा है चाइना की बॉर्डर पे, चाइना खड़ा है भारत की बॉर्डर पे, भारत खड़ा है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे, अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर पे, इजराइल उस तरफ, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, चाइना ताइवान। तो हर जगह 2-2 बकेट्स उन्होंने खड़े किए, और इसके लॉजिकल आपको एविडेंसेस मिल जाएंगे अगर आप चेक करो। एक टाइम पे सैंक्शन लगता है, कुछ ही महीने में बाजू वाले के साथ डिफेंस डील हो रहा है। रशिया यूक्रेन की बात हर जगह। हाँ। जगह
कि रशिया पे पहले सैंक्शन लगे हाँ, अप्रैल में और यूक्रेन के साथ मिनरल डील की बात चल रही है। अप्रैल में पैलेस्टाइन को एड मिलेगा। हाँ ठीक है, मई में वेपन्स की डिलीवरी इजराइल को मिलेगी। हाँ इतना सही क्लियर कह है, रहे हो। हाँ इट्स वेरी क्लियर। यस ओके, सो ये कर करके कॉन्फ्लिक्ट क्लोज नहीं होना है। हाँ क्लोज हो गया तो डॉलर का हेजिमोनी गया। हम्म। दैट वाज द ऑब्जेक्टिव। क्योंकि जब तक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा तो वेपन्स भी वही लोग सप्लाई करेंगे और वो वेपन्स के लिए भी आपको डॉलर चाहिए होगा और डॉलर हेजिमनी चलता रहेगा। हाँ, तो जितनी लोन्स चाहिए फिर वापस पॉलिटिकल कंडीशंस हैं। हाँ So it's a feedback loop. हाँ आपको पता ही नहीं है कि आप उसमें हो। तो ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट सारे जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। नहीं, इंटरेस्टिंग पार्ट हमारी जनता को ये समझना हाँ। है कि पार्टीशन तो हुआ, तो आप जाके थोड़ा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स पढ़ो कि यूएस प्रेसिडेंट प्रेशर कर रहे हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर को कि जल्दी इंडिपेंडेंट करो इंडिया को। नेहरू साहब लेटर लिख रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट को थैंक यू बोलते हुए, पता नहीं उन्हें कि क्या चल रहा है। हाँ। सो जब ये मीटिंग हुई स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल की, ये समिट थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की, तो वो बुक में लिखा है, स्टालिन्स वॉर्स बुक है, उसमें मेंशन किया गया है कि स्टालिन वाज सरप्राइज्ड कि क्योंकि वो सोच रहे थे कि दोनों मिलके उसको डोमिनेट करेंगे, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट ऐसे बगल में ले जाके उनको बोल रहा है कि चर्चिल के साथ डिस्कस नहीं करते हैं, यू कीप इंडिया। तो ये जो बार बार बोला जा रहा है कि हम रशिया के साथ अलायंस में नहीं, तुमको ऑलरेडी दे दिया गया था। हाँ, रशिया को। हाँ, तुमको पूछ के नहीं, दे ऑलरेडी गेव यू। ओके, सो समझना हमें ये है कि हम तो देखते हैं, देखो रशिया ने हमें कितना हेल्प करा है, अब हम रशिया के साथ खड़े हैं और ये खड़े हैं, ऐसा नहीं है। स्टालिन और you are saying that Stalin always wanted India on Russia's side and therefore it was all pre-planned at the time of World War II। को तो पता ही नहीं था। He was surprised, उस बुक में लिखा है कि ये ब्रिटिश क्राउन ज्वेल हमको मिल रहा है। He was surprised। India was called as a British crown jewel। He was surprised कि बिना चर्चिल से डिस्कस किए यूएस प्रेसिडेंट बोल रहा है कि आप वहां पे सोशलिस्ट गवर्नेंस चलवाओ इंडिया में। क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट टू बकेट थ्योरी सोच रहा था अपने दिमाग में, डॉलर के लिए। डॉलर के लिए वो बॉडीज एस्टैब्लिश हो चुकी थी, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, सारी। एंड बिकॉज इन दिस टू बकेट व्हिच वाज इंडिया पाकिस्तान, यूएस वाज गोइंग टू एड पाकिस्तान। एक सोवियत को देना था ना, तो एक सोवियत को देना था, तो उन्होंने वो इंडिया जो है सोवियत। वाओ, ओके। So people don't know that US dollar partitioned you। वो तो जिन्ना गांधी ये सब बोलेंगे। So जो बार बार ये क्वेश्चन आता है कि सीसीपी कैन प्लान आउट 100 years, तो वो जानते नहीं है कि सीसीपी खुद यूएस डीप स्टेट की ऑफिस थी टिल 2022। ओके, वन ऑफ द बकेट्स। ओके, तो यानी कि आप ये कह रहे हो कि ये जो करेंसी है, ये करेंसी जिसका हम पूरी तरह से हम सोचते हैं यार पैसा, हम अपनी वो स्पिरिचुअल साइड पे चले जाते हैं जब हम पैसे को समझ नहीं पाते हैं पूरी तरीके से। एंड एवरीवन, इतनी किताबें लिखी हैं दैट यू डोंट अंडरस्टैंड मनी करके। यू आर सेइंग दैट मनी और डॉलर इज द फैक्टर which has led to all the wars since 1945, which has led to this entire India-Pakistan partition, the global alliances after that, the geopolitics as we have seen during जो हमने कोल्ड वॉर में देखी है पूरी geopolitics, और उसके बाद जो हमने रशिया पूरा टूटते देखा, यूक्रेन बनते देखा, ये सब कुछ डॉलर हेजीमनी का पार्ट है। बिल्कुल, ग्लोबल जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं वो डॉलर हेजीमनी के पार्ट हैं। आप अगर अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे हैं या रह रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं डॉलर का इन्फ्लुएंस है। आपके डिवोर्स रेट में भी, आपके डिवोर्स रेट में, और आप अपने बच्चों को जिस स्कूल में भेज रहे हो और आप जो खाना खा रहे हैं, ये सब कुछ डॉलर से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। ओके, ठीक है, यहाँ तक आ गए हम। फैसिनेटिंग है वैसे एक करेंसी है। जब हम कहते हैं ना कि पैसा हमें कंट्रोल करता है, वो हम समझते नहीं उसकी गहराई को, उस बात की। सो ना सिर्फ ये, इन्होंने हमें रशिया को पकड़ा दिया और पूरा सोशलिस्ट गवर्नेंस, आपको पता है लाइसेंस राज से लेके क्या क्या बाबूडम सब चला। और 1971 में वो युद्ध जीतने के बावजूद हमने कश्मीर नहीं लिया, राइट? क्योंकि रशिया
गांधी फैमिली के साथ अलायंस में था, भारत के साथ अलायंस में नहीं था। सो गांधी फैमिली का क्या इंटरेस्ट था, आप सोच के देखें कि अगर कश्मीर सॉल्व हो जाता है तो रशिया के साथ डिफेंस डील्स कैसे होगी, और अगर रशिया के साथ डिफेंस डील्स नहीं होती तो वो जो किकबैक्स पार्टी को इलेक्शन कैंपेन के लिए मिलने हैं वो कहां से आते हैं। सो कश्मीर वाज़न्ट सॉल्व्ड डिस्पाइट विनिंग द वॉर। तो जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बीच में एक प्रधानमंत्री आए थे जो रशिया गए थे। हाँ, जो सबको पता है उनके साथ क्या हुआ। वन ऑफ द मोस्ट पेट्रियट सन ऑफ द सॉइल। यस। और सबको पता है वहां क्या हुआ ताशकंद में। सो वेरी सैड। बट क्योंकि रशिया गांधी परिवार के साथ अलायंस में था, तो आपको लगता है उसमें CIA का हाथ है या KGB का हाथ था? नहीं, अंडरस्टैंड वन थिंग, डीप स्टेट दोनों साइड पे है। हाँ। वही डीप स्टेट है, US डीप स्टेट ही है दोनों साइड। अच्छा। हाँ। तो ये सिर्फ कैपिटलिज्म कम्युनिज्म दोनों वो ही लेके आए। एक वही उसी से थॉट प्रोसेस निकला है दोनों, क्योंकि दो बकेट का क्लैश होना है तो प्रॉफिट होगा। हाँ। प्रॉफिट इज द ऑब्जेक्टिव। तो उसके लिए दो थ्योरी चाहिए आपको। हाँ। सो एडम स्मिथ के इंडस्ट्रियलाइजेशन में 18th सेंचुरी के जब एक्सप्लॉइटेशन उतना सारा हो गया लोगों का, तब जाके कार्ल मार्क्स प्रॉफिट वो मांग रहा है ना, फ्रीबीज, तब जाके कार्ल मार्क्स आया। इसीलिए मैं बोलता हूँ एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ कम्युनिज्म, नॉट कार्ल मार्क्स। तो सिर्फ शास्त्री जी क्योंकि उन्होंने फॉर एग्जाम्पल वो रेड ग्रेन जो है वो इंपोर्ट करने से मना कर दिया था, या उन्होंने कहा था कि भाई ये घटिया क्वालिटी का हम नहीं, he was a patriot and he wanted to have a independent voice for India. वो तो हम थे ही नॉन अलाइन मूवमेंट बोल के। हाँ। बट हाउ मच डज इट काउंट इन फ्रंट ऑफ द डीप स्टेट फोर्सेस? यस। उसका तो कोई वेटेज नहीं था। और क्योंकि गांधी परिवार के साथ, जैसे आपने कहा, अलायंस गांधी परिवार के साथ था और इंदिरा गांधी को वापस लाना था, तो शायद ताशकंद जी बिल्कुल। वरना ऐसे कैसे प्राइम मिनिस्टर कोई विजिट में जाके फिर डेड बॉडी आती है? हाँ, राइट, somebody planned it. यस, राइट। ओके, सो सॉरी, इसमें माइक्रो एलिमेंट्स इतने सारे हैं कि हम बीच बीच में उनमें खो जाते हैं। हाँ। सो तभी तो आपको 1971 के बाद कम्युनिस्ट एजुकेशन मिनिस्टर मिलता है, नूरुल हसन, जो थोड़ा बहुत कुछ हिंदुइज्म था सिलेबस में वो भी गया, जो थोड़ा बहुत कुछ बचा था। कम्युनिस्ट ने सिर्फ इतना ही मांगा, हमको एजुकेशन मिनिस्ट्री दे दो। शी गेव इट। सो 1991 तक ये चला। अच्छा, 91 के बाद भी कौन सा, जो हम रिफॉर्म्स, जो आपने बात करी रिफॉर्म्स की, मनमोहन सिंह जिसको भी क्रेडिट मिल रहा है, सम गुजराती फेलो जिसका नाम नहीं आता है उसका है वो सब जो भी था, बट वो भी बेस्ड ऑन कि भाई आप कॉम्प्रोमाइज किए, आपके मार्केट खोले गए, उनकी कंडीशंस पे खोले गए। ओके, जिसके चलते जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स आई जिनका हेल्थ का इम्पैक्ट अब नजर आ रहा है, सारी की सारी प्रोसेस फूड से लेके सब कुछ जो हेल्थ पे इम्पैक्ट दिख रहा है सबके आज दिख रहा है। तो डायबिटीज के पेशेंट ले लो या ब्लड प्रेशर के ले लो, ये वही चीज जो 1991 के बाद खाने वाले जो लोग हैं, फॉरेन वाली आइटम्स, उन्हीं के पेशेंट्स हैं जो है अभी जो दवाई ले रहे हैं। सो वो भी हमारे टर्म्स पे या हमारे लिए पॉजिटिव नहीं था, अदर देन द फैक्ट के सोशलिस्ट गवर्नेंस क्लोज हुआ, वन पॉजिटिव आउट ऑफ इट। बट जिस प्रकार से पूरा मार्केट खोल दिया गया, दैट वाज नॉट पॉजिटिव एट ऑल। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन भी पॉजिटिव नहीं था ना, व्हाइट रेवोल्यूशन पॉजिटिव था। और ये कहीं ना कहीं इस टाइमलाइन पे सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ यही हुआ है। हाँ, बाय एंड लार्ज उनको क्या बोला जाता था, सम टाइगर, ऐसा कुछ था, एशियन टाइगर्स। हाँ, एशियन टाइगर्स। हाँ। उन सबकी इकोनॉमी खराब की गई अलग अलग तरीके से। वहां भी इंटरनल साबोटाजेस चले, हर जगह इंटरनल साबोटाजेस रहते ही हैं इनके। ठीक है, तो ये जो पूरा चला, इसमें सबसे बड़ा चाइना का रोल था 1979, जो टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज में सिंगल चाइल्ड पॉलिसी,
और उसी के साथ संजय गांधी को बोला गया कि तुम नसबंदी, तो दोनों डीपॉपुलेशन के प्लान्स वहां से स्क्रिप्ट होके चाइना को बोला गया सिंगल चाइल्ड पॉलिसी, हमको यहाँ पे इसको प्रॉप अप किया गया कि तुम करो, ठीक है। तो मिलता है सारा लिंकेजेस, आपको रेफरेंसेस मिल जाएगा। सो आइडिया ये था कि अब हम खाली करेंसी ही छापेंगे, क्योंकि हम गोल्ड स्टैंडर्ड को हटा चुके हैं, हमने अब कुछ करना ही नहीं, हमने मजे करने, ठीक है। तो इनका कंजम्पशन बंद करवाओ, ये लोग खाली हमारे लिए काम ही करेंगे। तो दोनों कंट्री में वहां पे सिंगल चाइल्ड पॉलिसी लगा, यहाँ पे संजय गांधी वाज रनिंग हिज थिंग्स, और फिर हम दो हमारे दो, राइट। दोनों डीपॉपुलेशन करवाए उन्होंने करवाए। क्यों? तुम खाली मजदूरी करो, हमको प्रोडक्ट्स दो, विल प्रिंट द करेंसी। ये थोड़ी बात ठीक भी लगती है, क्योंकि आज के डेट में इंडिया का कोई एक यूनिक पावर या वेपन है, वो इंडिया के 130 करोड़ लोगों का कंजम्पशन पावर है। हाँ? कि आप दुनिया में कोई भी कंपनी बड़ी चलाना चाहते हो तो आपको इंडिया तो दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, उसके बिना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी, वॉल्यूम नहीं आएगा, स्केल नहीं आएगा, राइट। तो आइडिया ये था कि तुम डीपॉपुलेट हो, हमारे लिए कंजम्पशन की प्रोडक्ट्स तैयार करो, तुम्हारी कंट्रीज हम पोल्यूट करते हैं, डॉलर के परचेजिंग पावर से हम सिलेक्ट करेंगे कि तुम्हारी कौन सी सिटी का क्लाइमेट खराब होगा। ओके, सो दिस वाज द एंटायर गेम। उसी में उन्होंने टेक सेक्टर को बर्थ दिया, वहां के डिफेंस उसमें से 96 to 99 so they don't have private sector now anymore. पूरा इट्स डॉलर फंडेड, ठीक है। कोई हीरो बन रहा है तो वो डॉलर फंडेड बन रहा है, चाहे स्टीव जॉब्स हो या कोई भी हो, ठीक है। तो वो उनको हीरो बना के प्राइवेट सेक्टर नाम दे के लेबल लगा के टेक सेक्टर स्पेसिफिकली, क्योंकि अब सबके ऊपर स्पाई करना है तो सबका डेटा भी चाहिए, तो फेसबुक, गूगल, इंटरनेट उन्हीं के डिफेंस के एस्टैब्लिशमेंट में से। ओके, सो ये यानी कि आप कह रहे हो कि जो सारे डीप स्टेट के डिफेंस और स्पाइंग के टूल किट्स थे, वो सारे के सारे मिलिट्री एप्लीकेशंस को निकाल करके ये सारे टेक कंपनीज बना दिए गए, गूगल, फेसबुक, एप्पल, अमेज़न। करेक्ट, ओके। तो हमारे तो 1500 से ज्यादा साइंटिस्ट मारे गए हैं ये जो भी डॉलराइजेशन के पीरियड में, लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ ये जो टेक कंपनीज की हेजीमोनी, जो फ्री प्रोडक्ट है बोल के, डेटा इज व्हाट इट इज, डेटा इज द एसेट, ठीक है। आपके पास प्रोफाइलिंग हो गई एनिमी कंट्री के पूरे सिटीजन्स की, उनका कंजम्पशन पैटर्न, सोचने का तरीका, कहाँ जा रहे हैं, अब तो गूगल बता रहा है कौन से टाइम पे कहाँ थे, राइट। सो ये जो पूरा स्पाइंग का प्रोसेस, और कुछ भी साबोटाज करना है तो कितना इजी है कि कुछ भी स्क्रीन पे दिखा दो, राइट। प्रोडक्टिविटी कम करनी है लोगों की, तो खराब करो दिमाग कुछ भी दिखा के। ओके, सो ये जो पूरा सिस्टम इन्होंने टेक सेक्टर का बिठाया और उसका कूली वाला काम इंडिया में ट्रांसफर। तो यानी अगर मैं लिंकेज बिठाऊं और अगर हम 2000 से 2008 के एरा के बीच में पहुंच गए हैं, तो एक ऐसे वर्ल्ड की एस्टैब्लिशमेंट जहां एंटरप्रेन्योर सिर्फ एक पार्ट ऑफ कंट्री यानी ऑफ द वर्ल्ड यानी यूएस से निकल रहे हैं, few entrepreneurs from the US itself building companies which are massive and big, कि जिससे वो पूरी दुनिया पे कंट्रोल रख सकें। करेक्ट। और सारा फाइनेंशियल सिस्टम इस तरह का कि वो उस सब का सूत्र सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ऑफ द ग्लोब में ही, सिर्फ डॉलर, सारी शाखाएं जुड़ करके वहीं पर जा करके। तो जब वो टेक सेक्टर का इनोवेशन चल रहा था लेट 90s में, तो और उसी के साथ फाइनेंशियलाइजेशन प्रोडक्ट्स, ओके। तो क्योंकि अब बच्चे जो हैं स्कूल से अनप्रोडक्टिव निकल रहे हैं, तो फिर रिटर्न्स का अट्रैक्शन उनको देना है, उनकी सेविंग्स कॉर्पस छीनना है, तो वो स्टॉक मार्केट का पूरा सिस्टम बिठाया गया है। अब उसमें पूरा ये .com का बबल क्रिएट हुआ, क्योंकि नया इनोवेशन दिख रहा है, लोगों को प्रॉमिसिंग लग रहा है, उसमें प्रॉफिट्स आएंगे, उसमें एड रेवेन्यू आ रहा है, तो पूरा .com में रिजर्व करेंसी का बबल एक्यूमुलेट हो गया। लेकिन हुआ ये कि यूरोपियन एलाइज बोले कि नहीं, ये तो नहीं हो रहा है सेट, दे अंडरस्टूड क्या चल रहा है।
तो उन्हीं के एलाइज ने बोला कि वी विल लॉन्च अ यूरो करेंसी एंड लेट्स डी-डॉलराइज। ओके, तो यूरो सो एस्टैब्लिश होता है हाँ, फिर। ये सबसे पहला डी-डॉलराइजेशन है, लेकिन ये फियाट करेंसी डी-डॉलराइजेशन है, बैक्ड बाय नथिंग। ओके, सो ये वाली अटेम्प्ट में क्या हुआ, अमेरिका गॉट पैनिक्ड कि क्योंकि पूरा रिजर्व करेंसी का बबल इकट्ठा हुआ है टेक सेक्टर में, .com में, तो उन्होंने क्या करा कि फटाफट से बैंकिंग के रेगुलेशंस चेंज करना शुरू कर दिए। अब अमेरिकी सिटीजन्स का कमर्शियल बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग दोनों मिक्स कर दिया गया। पहले वो बॉडीज अलग रखनी पड़ती थी। अब अमेरिकी सिटीजन कोई पैसा जमा कर रहा है अकाउंट में, तो वैसा पैसा स्वीप होके स्पेकुलेटिव ट्रेड में स्टॉक में जा रहा है। ओके, तो अब ये मिक्स कर दिया गया। क्यों? पैनिक्ड विद द डी-डॉलराइजेशन ऑफ यूरो। ओके, कि वैल्यूएशन फटेगी अगर यूरो ने सेविंग्स भेजना बंद कर दिया डॉलर एसेट्स में। सो जो उनका यूगोस्लाविया का कॉन्फ्लिक्ट इतने टाइम से चल रहा था, तो नाटो को ले जाके वहां पे क्लैश करवाया गया और वैल्यूएशन नीचे ले गए यूरो की। यूरोप अंडरस्टूड दिस आफ्टर द क्लैश कि ये तो ऐसा हुआ है, सो और वैल्यूएशन टेकन डाउन। तो जैसे ही उनको पता लगा, वो उन्होंने बोला कि वी आर नॉट गोइंग टू पार्क आवर सेविंग्स इन द यूएस ट्रेजरी एनीमोर, हमको ट्रेजरी में नहीं करना है पार्क। उसी के साथ वो पूरा रिजर्व करेंसी बबल फट गया। दिस वाज द फर्स्ट एवर डी-डॉलराइजेशन इन द वर्ल्ड, जिसमें आईटी सेक्टर का 78% वैल्यूएशन साफ हो गया 2002। लेकिन तब तक उन्होंने, क्योंकि उनको पता था कि यूरो लॉन्च हुआ है, तो दे मेड द अरेंजमेंट विद द चाइनीज। चाइना ने बोला हम सेव करके ट्रेजरी में डालते हैं, लेकिन हमको ये टेक्नोलॉजी हमको आप चोरी करने दो, वी विल बिकम द मैन्युफैक्चरिंग जायंट। सेटिंग हो गया उनका दोनों का। सो फ्रॉम देन टिल 2022, फ्रॉम 1979 टिल 2022, CCP was a deep state office in Beijing. CCP, okay. चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। हाँ, ठीक। अब ये समझना है कि क्योंकि फैमिलीज बर्बाद हो रखी, तो 2008 का क्राइसिस आया इस बार, और क्योंकि सब कुछ लीगल था, फ्रॉड करने के सारे तरीके लीगल थे, कोई पकड़ा ही नहीं गया क्राइसिस के लिए। एक भी आदमी जेल नहीं गया उस क्राइसिस में। नहीं। सो इस बार वापस उन्होंने करेंसी छापा। इस टाइम खाली इतना डिफरेंस था कि 2005 के आसपास वीजा रिजेक्ट हुए थे गुजरात के चीफ मिनिस्टर के, करंट प्रधानमंत्री के। हाँ। तो उसी दिन चीफ मिनिस्टर जी ने बोला कि आई विल लाइन अप अमेरिकन्स फॉर वीजा हियर। ओके, उसी शाम को सोच लिया था। हाँ। और नेक्स्ट ईयर फिर जापान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं शिंजो एबे। सो 6 दिन की विजिट उनकी होती है गुजरात में। नहीं, मोदी जी जाते हैं शिंजो एबे जी के पास जापान। हाँ। और जापान अच्छा खासा उसका इकोनॉमी स्क्रू हो रखा था सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एटम बॉम्ब्स तो अलग बात है, प्लाजा अकॉर्ड से जो उनको बर्बाद किया गया, तो बहुत जेल। प्लाजा अकॉर्ड क्या था? प्लाजा अकॉर्ड वाज नथिंग बट कि भाई यूएस डॉलर को डीवैल्यू करना है कंपेयर टू योर करेंसीज, बिकॉज जापान अच्छा खासा टेक्नोलॉजी जायंट बन चुका था। उसको और जर्मनी को काटने के लिए दोनों सारे एलाइज को बुला के बोला तुम्हारा करेंसी जो है इसको हम जैसे करते हैं वैसे सेट करते हैं। तो मतलब जानबूझ करके जो है पूरा येन को खत्म करा गया। दे डिस्ट्रॉयड जापान। तो मे बी मोदी जी की नजर होगी कि शिंजो एबे नोज ऑल दिस, कुछ उन्होंने सेंस किया होगा। सो 6 दिन के लिए गए और आउटपुट में हमें ये दिख रहा है, आई एम जस्ट गेसिंग, कि गिफ्ट सिटी प्लान होता है अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच, जो एज अ अल्टरनेट टू द वेस्टर्न फाइनेंशियल हब, काइंड ऑफ अ डी-डॉलराइजेशन सेंटर। ओके, और फिर जापान बन जाता है पार्टनर कंट्री फॉर द स्टेट ऑफ गुजरात, और फिर वाइब्रेंट गुजरात समिट्स होती है, फिर उसमें से गुजरात मॉडल बनता है। लेकिन ये जो 2008 का क्राइसिस हुआ, उसके अंदर वापस क्योंकि डॉलर्स छापे उसको निकलने के लिए, इस बार जो इन्फ्लेशन हुआ उसमें गल्फ में बहुत सारी गवर्नमेंट्स गिर गई,
इन व्हाट वी कॉल एज, जो फूड इन्फ्लेशन हुआ, व्हाट वी कॉल एज अरब स्प्रिंग 2011 का। इस बार गल्फ को पहली बार रियलाइज हुआ कि ऐसा 2 बकेट वाली चीज हो गई है। हाँ, और हमारा आधा क्रूड ऑयल इसमें वेस्ट हो चुका है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को रेडिकलाइज करने में। ओके, पहली बार ये रियलाइजेशन आया कि अब 50% क्रूड ऑयल का वेल्थ बचा है, इकोनॉमिक्स कोई आती नहीं है, और पाकिस्तान की हालत तो वो देख ही रहे थे, राइट। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ, क्रिश्चियनिटी विदाउट रिजर्व करेंसी एंड इस्लाम विदाउट क्रूड ऑयल, खत्म। इट्स वायलेंट। ओके, सो ये मुफ्त का जब तक है तब तक फिर वो रियल बिहेवियर में आ जाएंगे। हाँ, इस बार गल्फ स्टार्टेड सर्चिंग के क्या हमारे रूट्स थे। फिर क्रूड ऑयल तो नहीं था, हाँ, गरीब इकोनॉमी थी, लेकिन उससे पहले क्या था। हाँ, अब क्योंकि इकोनॉमिक्स कुछ करनी है मेन स्ट्रीम वाली, तो डी डॉलराइजेशन में सबसे अर्जेंसी गल्फ के लिए है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं है। जो क्रूड ऑयल भी निकल रहा है, निकालने का, पैक करने का, मार्केटिंग करने का, बेचने का, वो भी कोई और कर रहा है। सो उनको अर्जेंसी दिखाई दे रही है कि 50% क्रूड ऑयल का वेल्थ बचा है, जो और सारी सेविंग्स जो है वो एक ही करेंसी में हमने रखी है, और वो ये लोग छापे जा रहे हैं बेनिफिट्स सिटीजन्स को। तो जब एक्चुअली 50% क्रूड ऑयल का वेल्थ खत्म हो जाएगा और हमें सच में जरूर पड़ने वाली वो सेविंग्स को यूज करने की, तब तो डॉलर का कुछ वैल्यू ही नहीं होगा, बिल्कुल उतना डेप्रिसिएट हो चुका होगा। बिल्कुल। तो डी डॉलराइजेशन के साथ डी रेडिकलाइजेशन की अर्जेंसी उनको दिखाई दी, एंड दिस उन्होंने ढूंढने शुरू कर दिए कि कौन पार्टनर बन सकता है। और बिल्कुल उसी वक्त प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनते हैं, 2014। सो 2015 में जब प्रधानमंत्री जी सबसे पहले तो ये सोच के आए कि इंडियंस के पास इतना गोल्ड है, और हमने देखा है कि पाउंड से डॉलर में शिफ्टिंग कैसे हुई। पूरा वर्ल्ड वॉर का सप्लाईज का पेमेंट गोल्ड में लिया यूएस ने, फिर पाउंड को हटा के डॉलर बिठा दिया। तो फाइनेंशियल रीसेट का फॉर्मूला तो एकदम क्लियर है कि गोल्ड एक्यूमुलेट करने का है, और प्रधानमंत्री जी को पता था कि इंडियंस के पास इतना है, तो वो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लेके आए सबसे पहले 2015-16 पर वो फेल हो गई, बिकॉज सनातन विजडम है, नोबडी विल गिव देयर गोल्ड। यस, ओके, वो फेल हो गई। हाँ, तो अब ये जो उसके साथ पैरेलल में, क्योंकि आप डी डॉलराइजेशन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो रूपी को आप फोकस करके चल रहे हो, तो रूपी को क्लीन करना है। रूपी को क्लीन कैसे करोगे? तो वो सारी इकोनॉमीज जो भारत की नकली करेंसी छाप के चल रही थी, वो एक्स्ट्रा बर्डन हटाना है रूपी पर से, तो डिमोनेटाइजेशन, इसीलिए उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया कि ये श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ओके, मालदीव्स हैं, जो हमारी नकली इंडियन करेंसी छाप के इकोनॉमीज चला रहे हैं, ये अनबर्डन करना है। ठीक है, तो उन्होंने करेंसी डिमोनेटाइज कर ली। ठीक है, ठीक है। कहना ये है कि भाई तुमको पैसे चाहिए तो ऑफिशियली मांगने आओ, दैट इज द आइडिया, राइट। ओके, सो ट्रीट अस एज बिग ब्रदर, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और साथ वी विल हेल्प यू आउट, वी कैन प्रोग्रेस टुगेदर। लेकिन एंटी भारत एक्टिविटीज चला के और नकली करेंसी छाप के अपनी इकोनॉमी चला रहे हो हमारे शोल्डर पे, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। और क्योंकि हमें रूपी को प्रमोट करना है, तो क्लेनलीनेस चाहिए, वो नकली करेंसी नहीं चल सकती। सो बहुत ही क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ उन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया। ओके, ओके, ये डीमोनेटाइजेशन जो है, इट इज अ टर्निंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि अगर ये क्लीन नहीं किया गया होता, जैसे युआन के ऊपर डाउट है, आज भी डाउट है कि उसके क्या सीरियल नंबर्स हैं, कितनी निकलती है, नोबडी वांट्स टू ट्रस्ट। चाइना का प्रोडक्ट सब कोई परचेस कर लेगा, लेकिन एज अ सेविंग्स करेंसी कोई रखना नहीं चाहता है, में कोई पैसा नहीं स्टोर करेगा, सेविंग्स में नहीं चाहता है, बिल्कुल ट्रेड कर लेगा। हाँ, ठीक है, क्योंकि उसका एक ये भी रीजन है कि चाइना अपनी करेंसी की वैल्यू नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, और वो चाहते हैं कि नीचे रहे ताकि एक्सपोर्ट चलता रहे और वो सब चलता रहे। तो रॉन्ग मॉडल चला, हाँ, बिकॉज इट वाज अ यूएस डीप स्टेट ऑफिस। यस, ठीक है, तो सीसीपी और पाकिस्तान आर्मी, बोथ ऑफ देम, इसलिए इन दोनों के
सारे सेविंग्स वेस्ट में पाए जाते हैं, उनके Right. रिटायर्ड भी वेस्ट में पाए जाते हैं, हाँ. उनके बच्चे भी वेस्ट में पाए जाते हैं, हाँ. राइट, सीसीपी के और पाकिस्तान आर्मी के, हाँ. दोनों के। हाँ. सो अच्छा खासा हमारे एक्सपर्ट्स ने ये समझना है कि पूरे दिन जो हम बोलते रहते हैं चाइना इज एनिमी, पाकिस्तान इज एनिमी, पहले समझो कि चाइना के अंदर कौन सा फैक्शन इस प्रकार से बिहेव कर रहा था और क्यों। जब आप एनालिसिस करते हो जियोपॉलिटिकली, तो कभी भी कंट्रीज का नाम ना लें। कंट्रीज का नाम लेंगे तो एनालिसिस रॉन्ग हो जाएगा। आप बताएं, जब आप चाइना लिखते हो तो क्या आप चाइनीज सिटीजन की बात कर रहे हो, सीसीपी की बात कर रहे हो, सीसीपी के अंदर शी जिनपिंग फैक्शन की बात कर रहे हो, कि पीएलए की बात कर रहे हो? बिल्कुल सही बात। चार में से किसकी बात कर रहे हो? सिर्फ चाइना बोलोगे तो एनालिसिस रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट। ओके, बिल्कुल वैसे यूएस में, या आप यूएस गवर्नमेंट की बात कर रहे हो, यूएस डीप स्टेट की बात कर रहे हो, अमेरिकन सिटीजन्स की बात कर रहे हो, या डीप स्टेट के टूल किट वाली कंपनीज की बात कर रहे हो, वहां भी चार फैक्शन है। राइट। तो जब सही वाला पकड़ोगे तो सही एनालिसिस बैठेगा। ठीक है। तो चाइना का हमें ये समझना है कि इन्होंने जो पूरा मिसबिहेव किया हमारे साथ, उसका कारण ही ये था, जो डॉलर के साथ उनका एक्सपोर्ट मॉडल टाइड अप था। तो टू बकेट करना ही है उन्होंने। राइट। तो उसका पूरा कम्युनिस्ट कैरेक्टर इंटैक्ट रखा गया और फ्री ट्रेड के सारे बेनिफिट्स दिए गए वाया ताइवान एंड हांगकांग, ट्रांजैक्शंस राउट करके। ओके, सो दिस वाज एंटायरली गेम्ड। ठीक। अब 2018 में, क्योंकि हमें पता है कि चाइना का एक्सपोर्ट मॉडल इस मॉडल को फीड कर रहा है, रिजर्व करेंसी वाले। करेंसी यहाँ छप रही है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। ठीक है, तो इसको हिलाना है। तो सबसे पहले 2018 में चाइना को ऑफर किया गया कि चलो युआन और रुपी में ट्रेड करते हैं। 2018 में शी जिनपिंग वाज नॉट पावरफुल, उसको जस्ट मिलिट्री कमीशन मिला था, जस्ट एक टर्म हो चुका था, बट ही वाज नॉट दैट पावरफुल, तो उन्होंने मना कर दिया। बट रशिया एंड ईरान एक्सेप्टेड के करना है। ओके, यूएई एक्सेप्टेड। ठीक। तो इंडिया को तेल जो है वो रुपए में मिलने लग गया। सो रुपए, यूपीआई कार्ड, ये सब प्रमोट करना शुरू हो गया। और प्रधानमंत्री जी ने बोला अब कोई भी मल्टीलैटरल ट्रेड पैक नहीं करना है, बिकॉज मल्टीलैटरल ट्रेड पैक में डॉलर बाय डिफॉल्ट बैठ जाता है। 10 से ज्यादा कंट्रीज हैं तो। करेक्ट। तो ये नहीं करना है। तब काफी क्रिटिसिज्म हुआ था कि हम इतने सारे ट्रेड पैक का हिस्सा नहीं बन रहे। आरसीईपी, आरसीईपी के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया हमें फोर्स कर रहा था कि चाइना के साथ कर लो। वी सेड नो। राइट। विजन लॉन्ग टर्म है। जो चीज 2005 से चल रही है उसको कैसे बिगाड़ देंगे। करेक्ट। That I will make Americans line up in India. तो ये जो है विजन, जिसमें उन्होंने बोला कि नहीं, एक एक कंट्री आएगा, विल डू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स बायलैटरल। ठीक है, ठीक है। क्योंकि जब कभी नेगोशिएट करना है तो एक ही के साथ करना है। ओके, वी कैन फ्लिप व्हेन द टाइम कम्स द करेंसी। ठीक। तो दिस वाज द पाइवोटल मोमेंट। तो कोई अगर बोलेगा कि डी-डॉलराइजेशन खाली रशिया चाइना करना चाहता है, नहीं, उनको तो खाली इतना ही पता था कि गोल्ड एक्यूमुलेट करना है। वी वेंट अहेड विथ रुपए, यूपीआई, क्या क्या नहीं करा हमने। मल्टीलैटरल ट्रेड पैक मना कर दिए, थिंग्स लाइक दैट। सो वी वेंट फार अहेड कंपेयर टू देम, रशिया एंड चाइना। ओके, लेकिन क्योंकि हमारा जो रिजर्व्स हैं आरबीआई के पास, वो ऑलरेडी डी-डॉलराइज्ड है, वो डॉलर में है ही नहीं, लिखा जाता है डॉलर टर्म्स में। इट्स अ मल्टी करेंसी बास्केट इंक्लूडिंग गोल्ड। यस। ओके, तो जब स्टेटमेंट आते हैं कि हम नहीं कर रहे हैं डी-डॉलराइजेशन, हमें करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट्स ऑलरेडी डन। हमने सेविंग्स करेंसी में मल्टी करेंसी बास्केट रखा हुआ है। जो जिसके साथ करना चाह रहा है, जैसे ट्रेड हम डॉलर के साथ करना चाह रहा है तो वी आर फाइन, युआन के साथ करना है तो वी आर फाइन विद दैट, रूबल के साथ करना है वी आर फाइन विद दैट। ओके, सो सब कंट्रीज ने थोड़ा थोड़ा गोल्ड सिल्वर एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट मैंने जब पोस्ट करी, इसके ऊपर पोस्ट भी किया हुआ है मैंने, कि अमेरिकन सिटीजन्स को $10 स्पॉट प्राइस पे $10 एडिशन ऑफर किया जा रहा था, सिल्वर कहीं से भी लेके आओ करके। जब इंडिया एक्यूमुलेट कर रहा था सिल्वर 2022 में,
So the American citizens didn't even know कि क्यों प्रीमियम ऑफर हो रहा है. हाँ. Right? India was emptying their vaults. Yes. Right? So गोल्ड और सिल्वर दोनों का एक्यूमुलेशन सारे ब्रिक्स प्लस ने शुरू किया, क्योंकि हम सिंगल कंट्री का रिजर्व करेंसी नहीं बना रहे. और जस्ट ऑडियंस के लिए बता दूं कि अभी जो लंदन बैंक के अंदर जो गोल्ड रिजर्व है वो ऑल टाइम लो पे है मेरे ख्याल से. हाँ, LBA में. हाँ, LBA में. हाँ, वो 8 वीक मांग रहे हैं डिलीवरीज के. 8 वीक डिलीवरी के लिए आज मांग रहे हैं, और बहुत लोगों को ये लगता है कि कुछ टाइम बाद हो सकता है वो डिलीवरी पता नहीं दे पाएंगे या नहीं. प्रेडिक्ट किया इट विल शट डाउन. तो हाँ, कब का करा हुआ है. और इलॉन मस्क ने बोला कि मुझे नहीं पता, फोर्ट नॉक्स जहां पर माना जाता है कि यूएस गोल्ड है, हाँ. वो कह रहे हैं मुझे पता नहीं है वहां पर असली में है. वो बोल रहे थे कि वीडियोग्राफी करेंगे. हाँ, जाकर के हम फोटो खींचकर जनता को दिखाएंगे कितना गोल्ड अभी है. तक तो कोई मूवमेंट नहीं है. हाँ, सो दे आर स्टिल अरेंजिंग फॉर ट्रम्प एंड हिम टू गो. अरेंजिंग द गोल्ड. आपका ये मानना है कि फोर्ट नॉक्स में कोई गोल्ड नहीं पड़ा हुआ है? नहीं. ट्रम्प ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि फोर्ट नॉक्स में जो गोल्ड पड़ा हुआ है वो क्योंकि परचेज प्राइस पे जब खरीदा था उसी वैल्यू पे पड़ा हुआ है. हाँ. हम उसको रीवैल्यू करेंगे मार्क टू मार्केट. हाँ. यानी कि आज के मार्केट करंट प्राइस रेट के हिसाब से उसकी वैल्यूएशन निकालेंगे. इसलिए हम फोर्ट नॉक्स जा रहे हैं. हाँ. ताकि हमारे रिजर्व्स का गोल्ड रिवैल्यूएशन तो होना ही है, लेकिन हाँ. अभी टाइम है उसको. लेकिन द फैक्ट इज दे डोंट हैव इट. दैट वाज लूटेड, सो दे आर अरेंजिंग इट. लूटेड बाय द सेम एलिमेंट्स. डीप स्टेट. ओके, अभी हम उस पे भी आएंगे कि डीप हाँ. स्टेट है कौन. ये सब चीजें जुड़ करके हाउ आर वी सेइंग दैट अभी इस समय इतना बड़ा रैडिकल शिफ्ट क्या है जिसकी वजह से डॉलर अचानक से जो है 3 रुपए तक जा सकता है अगले 5 साल. सबसे पहले तो ये समझना है कि यूएस डेट का माउंटेन खड़ा हो गया. बिल्कुल. ठीक है. कभी पास में हिस्ट्री में इतना बड़ा यूएस डेट कभी नहीं खड़ा था जितना आज. तो बाइडेन के प्रेसिडेंट ट्रम्प के फर्स्ट टर्म में 8 ट्रिलियन 8.4 समथिंग और 8.2 ट्रिलियन बाइडेन के टर्म में. दोनों ने बराबर छापे हैं. 16 ट्रिलियन छाप दिए हैं. ठीक है. शी जिनपिंग को ये बात कोरोना के टाइम समझ आई कि हमने पूरी दुनिया का एक्सपोर्ट करके 40 साल मजदूरी करके खाली 3 ट्रिलियन बनाया है रिजर्व्स में. और इन्होंने 8 और 8 बाइडेन के टर्म 16 छाप दिए. और कोरोना में जो बांटे हैं अमेरिकन सिटीजन्स को. टोटल आज के डेट में मेरे ख्याल से कुछ 32 या 34 ट्रिलियन का 36 ट्रिलियन हो चुका है. तो उसमें भी जो जिस प्रकार से बांटे गए कोविड में, तब जाके शी जिनपिंग को रियलाइज हुआ कि ये मॉडल तो नहीं चलेगा एक्सप्लॉयटेशन का. तो उन्होंने तब से फिर शिफ्ट आई है उनकी. और क्योंकि ये सारे हॉटस्पॉट्स डॉलर के पीरियड में खड़े हुए थे, यूक्रेन, पीओके, ताइवान, इजराइल, ईरान, अब डी डॉलराइजेशन के पीरियड में रिवर्स होने हैं. राइट. ओके, सारे के सारे. तो समझना हमें ये है कि जैसे मैं पहले दिन से बता रहा था कि यूएस इज अलाइन्ड ऑन दिस. वो खुद चाहता है. तो इसीलिए मैंने वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी प्रेडिक्ट पहले ही कर लिए थे कि यूक्रेन है, पीओके, ताइवान है और पनामा दिख रहा है अब. So, सारे रीजनल पावर्स अपनी हेजीमोनी कर ही लेंगे एट द एंड ऑफ दिस. ओके, हॉटस्पॉट्स रिवर्स करके. सो दैट इज व्हाट वी आर सीइंग थ्रू दिस डिकेड. यस. और डी डॉलराइजेशन ऑफ वो इंटरनेशनल बॉडीज जो डॉलर के लिए खड़ी की गई थी. अभी कल ही अनाउंस हो चुका है, WTO को फंडिंग नहीं दे रहे. ठीक है. नेक्स्ट नाटो और यूएन की बारी है. ही विल से आई डोंट हैव डॉलर्स टू गिव यू, तुम देख लो तुम्हारा. बहुत सारे ऐसे कमिटीज पे ट्रम्प ने स्टेटमेंट दिए हैं जिसपे दो हफ्ते में वो कह रहा है वो ऑर्डर निकालेगा. यूएन हो गया, OECD हो गया. ही सेइंग कि अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे तो हम क्यों फंडिंग दें. So de-dollarization of these international multilateral bodies is a precondition to set the multipolarity in the world. Correct. तो डॉलर का बजट वापस जाना ही चाहिए. तो पर मल्टीपोलैरिटी सेट करनी क्यों है? यूएस क्यों इसका पार्ट है? ये आपने बोला कि यूएस, रशिया, चाइना, इंडिया, ये 4 पावर्स ने मिलकर के सोच लिया कि अब हमें डी डॉलराइजेशन करना है. व्हाई इज ट्रम्प एंड व्हाई इज यूएस पार्ट ऑफ दिस प्लान? अभी जो पोजीशन है, अब तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है. बिकॉज 36 ट्रिलियन का जो डेट खड़ा हुआ है उसकी वजह से. अब तो क्लियर दिख रहा है कि देयर इज नो ऑप्शन. लेकिन मैं तो 2021 से बोल रहा हूँ. प्रेसिडेंट बाइडेन आए, ओथ लिए उससे 7 दिन पहले से. ठीक है.
क्यों बोल रहा हूँ, जो मैंने समझाया कि प्रोडक्टिविटी खत्म कर दी, उनके नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉब्लम तो है ही नहीं यूएस का। करेक्ट। ठीक है, तो अभी जो वो बोलते हैं कि मुझे कनाडा चाहिए या ग्रीनलैंड चाहिए, रिसोर्सेज बहुत है आर्कटिक में, उसको तकलीफ है ही नहीं रिसोर्सेज की, अमेरिकन इकोनॉमी। मैंने बताया 4 चीजें, ट्रेडिंग करेंसी की डिमांड, सेविंग्स करेंसी की डिमांड, प्रोडक्टिविटी, ओके, एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, तो प्रोडक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बनाए, करेक्ट, जो बाकी का वर्ल्ड को चाहिए वो प्रोडक्ट। तो अगर उस प्राइस पॉइंट पे लेके आने हैं प्रोडक्ट्स, ओके, तो आपको डॉलर डिवैल्यू करना ही पड़ेगा, वरना कोई खरीद ही नहीं पाएगा। हाउ विल यू बाय? अगर कोई भी 86 रुपए के या 85 कहाँ रुपए से के लेगा? रेट पे $1000 भी कमाने हैं तो 85,000 किसी को देने पड़ेंगे। वहीं अगर डॉलर 85 की जगह 50 रुपए भी हो जाता है तो 50,000 में वो चीज अफोर्डेबल हो सकती है। तो क्योंकि ट्रम्प ये कह रहा है कि यूएस को एक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने का मतलब ही डीडॉलराइजेशन कंप्लीट। कंप्लीट, यस। तो एंड ऐसे करके ये सारी चीजें जुड़ती है कि क्योंकि अब उनको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी ही पड़ेगी। आपको रियल प्रोडक्ट चाहिए तो मुझे रियल प्रोडक्ट दो, इज व्हाट ब्रिक्स प्लस आर सेइंग, वरना भूल जाओ ट्रेड। ठीक है, अब यूएस इज अलाइन्ड ऑन दिस प्रोसेस। तो अब ये एस्टैब्लिश होता है इतने पूरे लास्ट 100 साल की बात करने के बाद कि ये टाइम आ गया डी डॉलराइजेशन का। सर अब डी डॉलराइजेशन हो रहा है, ये बात समझ में आ रही है। अब इसके डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट क्या क्या होंगे और हम जैसे लोग इसमें पैसा कैसे बना सकते हैं? क्योंकि कभी भी जब भी ग्लोबली डिप्रेशन आया है या फिर रिसेशन आया है, देयर आर सर्टेन पीपल हु हैव मेड लॉट्स ऑफ मनी। मासेस का पैसा खोता है, जॉब्स जाते हैं, बेरोजगारी होता है, इन्फ्लेशन होता है, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसा बनाते हैं, इसलिए इसे ग्रेट रीसेट भी बोला जाता है कि जहां पर दोबारा से वर्ल्ड में जो पावर का कंसंट्रेशन होता है वो दोबारा से रीसेट करा जाता है थ्रू डिप्रेशन एंड रिसेशन, ऐसा बोला जाता है। इसमें इस बार थ्रू यू हम सब लोग कैसे पैसा बना सकते हैं? अगर डॉलर गिरने वाला है और एक ग्लोबल रिसेशन आने वाला है, वेयर शुड वी इन्वेस्ट इन, उसके ऊपर बहुत सारे सवाल हैं। 5 साल में क्या होने वाला है कि डॉलर गिरने वाला है और एक रिसेशन आएगा उसकी वजह से, अब उसमें क्या क्या चीजें होंगी, ये डिस्कस करते हैं। प्राइमरी इम्पैक्ट जो लग रहा है वो जितने भी कोर सेक्टर्स हैं उनकी वैल्यूएशंस वापस आएंगी। सो मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, डिफेंस, स्पेस, प्रेशियस मेटल्स, इन सेक्टर्स और उन सेक्टर्स से रिलेवेंट जो कुछ भी है उसका वैल्यूएशंस बूम करेगा, ओके, थ्रू दिस डिकेड, ओके। और इसका मतलब है कि सर्विसेज सेक्टर को थोड़ा हिट लग सकता है, ओके। तो जहां तक अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करते हो तो मोस्टली वो कंपनीज जो वेस्टर्न क्लाइंट्स के रेवेन्यू पे डिपेंडेंट हैं उनको थोड़ा हिट लग सकता है। अदरवाइज बाकी हमारा स्टॉक मार्केट 20-30 इयर्स पॉजिटिव दिख रहा है, ओके। तो सर एक बात बिकॉज अंडर प्राइस्ड है। हाँ, सो सर्विसेज हिट होंगे, ये तो बात समझ में आती है। प्रेशियस मेटल को साइड रखते हैं, उस पर अभी आते हैं हम वापस। जो ये बाकी के सारे आपने इंडस्ट्रीज सेक्टर्स बताए जो कि प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो आपका कोर मैन्युफैक्चरिंग हो। कोई ये भी सोच सकता है कि अगर डॉलर 30 रुपए का हो गया तो मैं इंडियन कंपनी से माल क्यों खरीदूंगा, मैं तो बाहर से ही सस्ता इंपोर्ट कर लूंगा क्योंकि मेरे लिए इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा। तो क्या आप ये भी कह रहे हो कि रिवर्स इन्फ्लेशन होगा, अब यूएस में इतना बढ़ जाएगा कि वो डॉलर वैल्यू में ही बहुत महंगा हो जाएगा सामान? देखें, 2 चीजें हैं यहाँ पे। एक है कि क्योंकि यूएस अब प्रोडक्ट्स बेचना चाहेगा तो आपकी करेंसी के वीज़ावी वो डिवैल्यूएशन मेक सेंस, तो तब जाके आप इंपोर्ट ज्यादा करोगे। जिसमें प्राइमरीली अभी ये क्लियर दिख रहा है कि ऑयल डील क्लियर दिखती है कि क्रूड ऑयल वहां से परचेज होना ही है, जो मोदी जी और ट्रम्प के विजिट में भी डिसाइड वो क्लियर है। ठीक है, तो उसके अलावा कौन से यूएस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स आप बाई कर सकते हो विथ डॉलर डिवैल्यूएशन? तो बहुत ज्यादा मुझे जो लगता है कि अगर ट्रम्प टीम ने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किया जल्दी से तो लग्जरी प्रोडक्ट्स वो मार्केट में लेके आ सकते हैं, जो कि वैसे भी अभी इंडिया में नहीं बन रहा। हाँ, सो नहीं, फिर
अपॉर्चुनिटी इंडियन बिजनेसमैन के लिए है इधर। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा वॉल स्ट्रीट फाइनेंस जो चाइना को मिला वो दैट इज गोइंग टू ड्राई अप। मतलब चाइनीज प्रोडक्ट्स का कॉस्ट 2027 के बाद ऊपर जाता दिख रहा है। जब वो बेनिफिट जा रहा है उनका वॉल स्ट्रीट फाइनेंस का और लेवल प्लेइंग फील्ड हमें मिल रहा है हमारे बिजनेसमैन को और रुपी एप्रिसिएट हो रहा है, तो लग्जरी सेगमेंट में बहुत स्कोप है लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो जाकर के हम यूएस और बाहर की कंट्रीज में बेच भी सकते हैं, जो आईमेक कॉरिडोर के थ्रू जाएगा भी। ओके, सो इसमें अच्छा स्कोप दिख रहा है मुझे। तो यानी आप कह रहे हो कि रिवर्स टैरिफ की भी सिचुएशन आ सकती है, जहां इंडियन सरकार इस मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने के लिए यूएस गुड्स के ऊपर 3-4 साल बाद टैरिफ लगा दे। पॉसिबल है। टैरिफ वॉर विल प्ले आउट ऑन इट्स ओन। जिसको जहां पे सूट कर रहा है वैसे वो करेगा। दे विल ट्राई, बार्गेनिंग होगी, नेगोशिएशंस होंगे, पर ये डिसऑर्डर के पीरियड में मोस्टली गवर्नमेंट जिस प्रकार की सेक्टर्स को सपोर्ट करेगी वैसी सेक्टर्स को बाहर मार्केट का स्कोप मिलेगा ज्यादा, सिवाय के कोई अकेले कुछ ट्राई कर रहा है। राइट। फिजिकल गोल्ड पे आप बहुत एम्फेसिस देते हो, और गोल्ड नहीं, फिजिकल गोल्ड, क्योंकि आप कहते हो कि ये बाकी सब पेपर करेंसी तो नहीं है पेपर गोल्ड है। सेबी का रूल है कि कोई भी जो गोल्ड का ईटीएफ ट्रेड कर रहा है उसको 1:1 रेशो के अंदर उसका फिजिकल गोल्ड मेंटेन करना है विद रजिस्टर्ड बैंक, जो कि उसका ये हिसाब रखेगा कि इसने कितने का ईटीएफ बेचा और उसके अगेंस्ट गोल्ड है या नहीं है। तो तब भी फिजिकल गोल्ड के ऊपर ही प्रेफरेंस क्यों? 2-3 चीजें हैं यहाँ पे। सबसे पहले फ्यूचर जो दिख रहा है वो डिजिटल करेंसी का दिख रहा है आगे आते हो। नहीं, डिजिटल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, मतलब डिजिटल रूपी। ओके, जो ऑलरेडी प्रमोटेड है, उतना प्रमोट नहीं, उतना फैला नहीं है, इट इज इंट्रोड्यूस्ड ऑलरेडी। ठीक है, तो वर्ल्ड पूरा डिजिटल करेंसी में जा रहा है। अब इसमें सपोज आप एग्जांपल लेके देख लो, सपोज हमारा रियल एस्टेट है। अब रियल एस्टेट में जो डील्स होती हैं आपको भी पता होगा कि एक प्रोपोर्शन कैश पेमेंट का होता है जो कहीं पे रिकॉर्ड में नहीं है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि ये बिल्डर्स लॉस में काम करने वाले हैं, राइट। और आप सोच के देखो, डिजिटल वर्ल्ड में जब 500 रुपए की नोट नहीं होगी, से फॉर एग्जांपल कुछ सालों बाद, तो बिल्डर्स काम करना तो नहीं बंद कर देंगे। तो मुझे लगता है तब फिजिकल गोल्ड और सिल्वर पेमेंट्स काफी काम आएंगी। हो सकता है उसका अलग प्राइसिंग चल रहा हो जो स्क्रीन पे दिख रहा है उससे, राइट। सो एज अ न्यूट्रल एसेट उसका इस प्रकार से इस्तेमाल हो सकता है, विच इज व्हाई आई से फिजिकल गोल्ड, राइट। ईटीएफ अगर आप रिडीम भी करते हो, राइट, सो दैट इज स्टिल ऑन रिकॉर्ड, राइट। यस, यस। तो उस तरह की कोई भी पॉलिसी से बचने के लिए नहीं, इवन अदरवाइज आप सोच के देखो कि फिजिकल होता है, लिक्विड है, गोल्ड से ज्यादा कौन सा लिक्विड एसेट हो सकता है। सो इमरजेंसी में भी वो काम आ सकता है, ऑन द स्पॉट आप सेल कर सकते हो, जो ईटीएफ में भी कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज के ईटीएफ वाले में थोड़ा मुझे वेस्टर्न ईटीएफ्स में रिस्क लगता है जो उन्होंने अपने सिटीजन्स को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अब मुझे नहीं पता कि कितने हमारे ईटीएफ्स के इंस्टीट्यूशंस उनके साथ लिंक्ड है, हाँ, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बुके ऑफ फंड्स वाला जो चक्कर होता है। हाँ। सो व्हाई शुड वी टेक इवन माइनर रिस्क, मैं ये बोल रहा हूँ। राइट। ऐसा तो है नहीं कि ईटीएफ कुछ स्पेशल आपको ऑफर कर रहा है फिजिकल के मुकाबले, राइट। सो प्रेफर फिजिकल गोल्ड, क्योंकि वहां तो साफ दिख रहा है कि पेपर गोल्ड और फिजिकल गोल्ड का डाइवर्जन शुरू होगा प्राइसिंग का, जो शंघाई में शुरू हो चुका है माइनर तरीके से। सो क्योंकि उन्होंने बांट रखा है, समझ लो डॉलर चालू रखने के लिए 40 साल तक गोल्ड और सिल्वर को आर्टिफिशियली नीचे रखा गया है, ये पेपर गोल्ड छाप के। इसका जब इम्पैक्ट, जब रियल इम्पैक्ट दिखेगा, जब सबके सब बोलेंगे कि मुझे दो फिजिकल, तो नहीं है देने को।
गोल्डमैन सैक्स का ठीक है। कोइंसिडेंटली अभी पेपर आया हाँ, कि ये गोल्ड का वैल्यू जो है ये बिल्कुल शूट अप होने के बहुत हाई चांसेस हैं। डॉलर टर्म्स में तो होगा ही, हम्म बट जब रूपी अप्रिशिएट होना शुरू होगा तो थोड़ा-थोड़ा नीचे भी आना शुरू हो जाएगा। तो उसको राइट टाइम करना जरूरी है। डॉलर 80 के नीचे जाए तब बेचना स्टार्ट करना। ओके, इंडिया का डिफेंस अलाइनमेंट जो है वो थोड़ा वेस्ट शिफ्ट होता दिखाई देता है, क्योंकि रफेल का डील हुआ, क्वाड डील, अभी यूएस में भी मोदी साहब गए तो ये बात हुई कि भाई डिफेंस के बारे में बात हुई, F-35। क्या इंडिया रियलाइन कर रहा है डिफेंस सप्लाई के मामले में? नहीं, देखिए ये बहुत क्लियर है कि रशिया से डाइवर्सिफाई होके डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स वेस्ट को ही जाने हैं। क्यों? ये क्लियर है। इसके खुद स्ट्रैटेजिक रीजंस हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि यही कंपनीज जो हैं अपने ऑपरेशंस के कुछ भाग यहाँ पे शिफ्ट करें ग्लोबल सप्लाईज के लिए। जो चीज़ इन टर्म्स ऑफ अगर आप एफिशिएंसी बोलोगे या ट्रस्टवर्दीनेस बोलोगे, तो ट्रस्टवर्दीनेस तो एटलीस्ट रशिया के खेमे में जाता है सप्लाईज की जब क्रिटिकल रिक्वायरमेंट होती है, जो हम इनसे पता नहीं हमें। वी डोंट हैव एन एक्सपीरियंस, बट एलाइज का जो एक्सपीरियंस हम देख रहे हैं उस हिसाब से तो वी विल कीप डिस्टेंस। करेक्ट। लेकिन अगर हमारा गोल ये है कि कोई डिकेड में ऐसा होगा कि अमेरिकी सरकार खुद अमेरिकी कंपनी से टेक मांग रही हो और वो कंपनी यहाँ पे सेटल हो चुकी हो, अगर गोल ये है तो फिर डील्स करनी पड़ेगी। तो यानी आप ये कह रहे हो कि ये डील्स का एक प्रोमिनेंट क्लॉज ये होगा कि आपको मैन्युफैक्चर इंडिया में आकर करना होगा। इवेंचुअली गोल यही है कि ऑफसेट्स होंगे, जॉइंट प्रोडक्शन होगा, टेक ट्रांसफर होना चाहिए, राइट। जो कंज्यूमर बोलेगा वो आपने इवेंचुअली मानना तो पड़ेगा। चाइना और इंडिया के बीच में आपने डोकलाम स्टैंड ऑफ प्रिडिक्ट करा था। इंडिया चाइना का फुल स्केल वॉर इन द रिवाइज्ड ग्लोबल वर्ल्ड जिस तरह से आप देखते हैं, जहां पर यूएस, रशिया, चाइना और इंडिया एक तरह से एक यूनिफॉर्म डी डॉलराइजेशन एजेंडा पे काम कर रहे हैं, इस सर्कमस्टेंस में इंडिया और चाइना का फुल स्केल वॉर हो सकता है या नहीं? मुझे इंडिया चाइना के बीच कोई फुल स्केल वॉर का मतलब होता है ऑल थिएटर्स यू आर ओपन टू ऑल काइंड्स ऑफ वेपन्स, जैसा एस्केलेशन लैडर पे जाएगा। यस, आई डोंट सी दैट। और उसकी वजह नहीं, कोई आउटकम ही नहीं है। व्हाट इज द आउटकम? व्हाट विल दे गेन एंड व्हाट विल वी गेन? नथिंग। देयर इज नो एंड आउटकम विथ एन इंडिया चाइना वॉर। ठीक है, अगर बीजिंग ये सोचता है कि वो दिल्ली को गिरा देगा तो हम भी बीजिंग को सुला देंगे। ऐसे तो नहीं हम सो जाएंगे। सो उसका कोई आउटकम ही नहीं है। आउटकम होता तो मैं भी हाँ कर दूं कि हो सकता है, कोई आउटकम ही नहीं। पीओके की जब बात होती है और जब अमित शाह जी जो है पार्लियामेंट में खड़े होकर के बोलते हैं कि पीओके बिल्कुल अलाइव मुद्दा है, पीओके में चाइनीज इंटरेस्ट भी है, तो क्या वहां पर किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं दिखता है आपको ऑन द पीओके एजेंडा? देखिए, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि 5 अगस्त 2022 को तय हो चुका है कि चाइना विल विड्रॉ फ्रॉम देयर एंड हैंड ओवर। 5 अगस्त 2022। अक्साई चिन भी वापस आ सकता है आपके हिसाब से? दैट इज क्वाइट फार। वो डिस्कशन बाद में हो सकते हैं जब 65 का रिवर्सल हो जाए, 79 का रिवर्सल हो जाए, उसके बाद 62 पे बातें हो सकती है। लेकिन पीओके इज वेरी क्लियर। मुझे लगता है 5 अगस्त 2022 को वो अग्री हो चुका है। तो बिना वीजा के हम कैलाश पर्वत जा पाएंगे कोई दिन? हाँ, हो सकता है फ्यूचर में। हाँ। क्वाइट फार, बट हो सकता है। आपको पता ही है ना 5 अगस्त क्या है, जो सीरीज है पूरी 2014 से। नहीं, क्या? सॉरी, बताओ। नहीं पता है? हाँ। सो 5 अगस्त 2014 वो जो डेट है, उसी डेट को सारे बड़े डिसीजंस होते हैं। ये क्या चक्कर है? ये नहीं पता है आपको? हाँ। सो सुभाष चंद्र बोस की डेट है वो। अच्छा। जो हमारे पहले प्रधानमंत्री जी हम जिनको बोलते हैं, मानते हैं। हाँ। तो चाहे राम जन्मभूमि पूजन हो, राइट, या जो 5 अगस्त को और क्या हुआ है, 370-35 रिमूवल,
हाँ फिर एक 5 अगस्त को राहुल गांधी का अरेस्ट, हाँ है ना। तो 2014 से पूरा सीक्वेंस है। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जी 2014-15 सबसे पहले आई थिंक कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी डिफेंस के डिसीजंस को डाइसेक्ट किया गया था यूजुअल डिसीजंस से। फिर एक 5 अगस्त को मुगल सराय का नाम चेंज किया होम मिनिस्टर जी ने। फिर एक 5 अगस्त को हामिद अंसारी को हटा के वेंकैया नायडू जी वाइस प्रेसिडेंट बने। हाँ, सब पूरा सीक्वेंस है 5 अगस्त का। वाह। और ये सुभाष चंद्र बोस जिसको हम मतलब आरएसएस, हम सब यही यही फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है। तो ये अंतर कर लो आप, फ्रीडम नेगोशिएटर और फ्रीडम फाइटर का अंतर समझ लो। फ्रीडम फाइटर अलग होता है, नेगोशिएटर अलग होता है। तो नेगोशिएटर को फाइटर के साथ मिक्स ना करें। जो लोग बोल रहे हैं कि फाइटिंग करनी ही नहीं है, वो कैसे फ्रीडम फाइटर हो सकता है? ये वो खुद ही बोले ना। महात्मा गांधी जी को सुनो आप, वो बोले फाइट करना ही नहीं, नॉन वायलेंस। तो फिर आप फाइटर की कैटेगरी में क्यों डाल रहे हो? नेगोशिएटर को नेगोशिएटर में डालो। ये अंतर करना हमें सीखना चाहिए। आप आरएसएस में प्रैक्टिस एक्चुअली जाते हो? मुझे स्पीचेस के लिए इनविटेशंस आते हैं, आई गिव स्पीचेस। वैसे संघी का टैग लग चुका है, तो हाँ, वो लगेगा। पहले से लग चुका, वो फ्री का बाहर से मेंबरशिप मिल गया है। सनातन इकोनॉमिक्स, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, इन तीनों में 3 बड़े डिफरेंस क्या है? देखिए, धर्म जो है वो प्रिजर्वेशन है और रिलीजन जो है इज कंजम्पशन। ओके, ठीक है। तो सिर्फ भारत ये कहता है कि यू आर द सोल, बॉडी इज जस्ट अ व्हीकल। करेक्ट। बाकी का वर्ल्ड कह रहा है कि यू आर द बॉडी, सोल इज जस्ट अ व्हीकल। या सोल है ही नहीं। हाँ, स्पिरिट जो नाम देते हो। सो दे आर सेइंग कि आपका एक ही लाइफ है। वी आर सेइंग लाइफ साइकिल्स है। करेक्ट। तो हमारा इकोनॉमिक मॉडल सेविंग्स बेस्ड है, उनका इकोनॉमिक मॉडल कंजम्पशन बेस्ड है। पूरी पृथ्वी उनके कंजम्पशन के लिए ही बनी है। तो इसीलिए ये जो झगड़ा है उसी में ये इकोनॉमिक मॉडल्स का डिफरेंस आपको दिखाई देता है। जियोपॉलिटिक्स में भी दिखाई देता है, जहां पे वो बोलते हैं कि बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स के बीच सेपरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, ब्लैंकेट सेपरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। इसलिए रिलीजियंस ये बोल रहे हैं आपको कि अगर वो बिलीवर नहीं है तो ऑलरेडी इविल है, उसमें कोई गलती ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। जो भारत नहीं बोल रहा है ये, भारत गुड वर्सेस इविल बोल रहा है। ये लोग बोल रहे हैं बिलीवर्स वर्सेस नॉन बिलीवर्स। ठीक है, तो थप्पा लगा ही दिया उन्होंने आपको कि आप गलती हो। ओके, योर एग्जिस्टेंस इज अ प्रॉब्लम टू देम। तो यही चीज उन्होंने जियोपॉलिटिक्स में करी कि मेरा ग्रुप है, फिर सामने कम्युनिस्ट ग्रुप है, लेट अस क्लैश। और फिर बार बार भारत को बोला जाता है कि तुम ब्रिक्स और एससीओ में क्यों जा रहे हो, तुम इधर आ जाओ वेस्ट वाले कलेक्टिव में। जयशंकर जी आंसर देते हैं, हम मानते ही नहीं है ऐसी ग्रुपिज्म वाली जियोपॉलिटिक्स में, मॉब बिलीफ में हम मानते ही नहीं, धर्म मानता ही नहीं है इसमें कि 2 ग्रुप बना लिए एंड लेट्स क्लैश, बिलीवर्स वर्सेस नॉन बिलीवर्स। सो अंडरस्टैंड, सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल जो है वो लाइफ साइकिल बेस्ड है, जो सेविंग्स बेस्ड लाइफस्टाइल की बात कर रहा है, जो बोल रहा है कि वेल्थ फैमिली के थ्रू ही ट्रांसफर हो सकता है। ओके, वेल्थ ऑफ नेशंस विल बी ट्रांसफर्ड बाय इनहेरिटेंस। ओके, इनका मॉडल अलग है। ये लोग बोल रहे हैं कि फैमिली को तोड़ो और स्टेट और कंपनीज को सारा चीज उनके हाथ में दे दो। कम्युनिस्ट बोल रहा है स्टेट के हाथ में सब कुछ दे दो, 60% स्लेव पॉपुलेशन। कैपिटलिज्म बोल रहा है 60% डिवोर्स रेट। क्या करना है आपने? तो सिर्फ एक आपके हिसाब से सनातन इकोनॉमिक मॉडल है जो इंडिया की वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज एंड सोसाइटल वैल्यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यूनिवर्सल है ये कॉन्सेप्ट, सबको जो है बैलेंस करके चलता है। ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन हमने कभी रखे नहीं इसको, राइट। और एक और मेरे को बहुत अच्छी चीज लगी जब मैं सनातन इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहा था इसी पॉडकास्ट के लिए, कि एक
कंपटीशन में भी एक सद्भावना, Correct. कंपटीशन में भी एक, आप कंपटीशन में क्रूएल नहीं हो सकते, आप कंपटीशन में श्रूड नहीं हो सकते। करेक्ट। ये भी सनातन इकोनॉमिक्स समझाता है, क्योंकि मॉडल जो है वो ये कहता है कि अगर आपकी कम्युनिटी कोलैप्स कर रही है तो आप कितना भी पैसा बना लो, कोई मतलब नहीं, वो मतलब नहीं है कि वो सस्टेन नहीं करेगा। वो वन लाइफ मॉडल है, वो सारा वन लाइफ मॉडल है। हाँ, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, फाइनाइट वेल्थ बियॉन्ड अ लिमिट, उसको कोई आउटकम नहीं है। इफ यू, अगर आपने बर्थ रेट खो दिया है, फिर वो एक्यूमुलेटेड वेल्थ का क्या होना है, कोई और कब्जा कर ही जाना है। करेक्ट। या फिर आपने अपने वेल्थ एक्यूमुलेशन में नेशन को वीक बना दिया है तो सब कोई कुछ। फॉरेन पावर इन्वेड कर देगी आपको। इसीलिए कुल, जाति और वर्ण, जो एंशिएंट भारत ने प्रिंसिपल्स दिए, फैमिली ड्यूटीज, कम्युनिटी ड्यूटीज, ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, राइट। तो ये सबका बैलेंस बना के चलना है धर्म के साथ। दैट इज सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल, जहां पे फाइनाइट को वेल्थ नहीं बोला जा रहा है, इनफाइनाइट को वेल्थ बोला जा रहा है। तो इनका जो वन लाइफ वाला मॉडल है अब्राहमिक इकोनॉमिक्स, उसमें क्या दिखाई दे रहा है? अच्छा, ग्रीनलैंड के रिसोर्सेस चाहिए, अरे भाई तुम्हारे वो तो यूज करो पहले, वही एग्जॉस्ट नहीं हुए अभी। सो दिमाग इतना शॉर्ट वन लाइफ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। जैसे गल्फ का हो गया, क्रूड ऑयल खत्म है फिर नहीं पता है, हाँ। फिर हथियार लेके कहीं निकलना है लूटने को, हाँ। राइट। खुद सुधरना नहीं है। सिर्फ धर्म ये कह रहा है कि ये सब फाइनाइट चीजें वेल्थ नहीं है, राइट। अदानी ग्रुप जिस तरह से ऑपरेट करता है, वो पब्लिक कंपनी है, पीएसयू है, या सनातन इकोनॉमिक मॉडल है? वेल, प्योरली तो ये तीन कैटेगरी में नहीं आते हैं, राइट। प्योरली पीएसयू में भी नहीं आता है, ना प्योरली सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल में आता है, ना प्योरली प्राइवेट में आता है। पब्लिक भी मतलब एक नॉर्मल लिस्टेड कंपनी जैसा भी नहीं है, ये तो आप कह रहे हो? इतना तो मैं मान सकता हूँ कि क्यों आपको ऐसा लगता है? नेशनलिस्ट ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइंड है, इतना क्लियर दिखता एग्जाम्पल? है। जैसे जितने भी बिजनेस उनके देख लो, तो आपको साफ लगता है कि भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के साथ पैरेलल चलते हैं। जैसे पोर्ट्स का बिजनेस है, तो आप ये सोच के देखो कि पूरा इंडियन ओशन, आप खाली ये सोच के देखो कि अचानक से मुझे ब्लू वाटर नेवी चाहिए, नहीं हो सकती है। यू कैन प्रोड्यूस इट आउट ऑफ मैजिक। लेकिन ग्रीन पेपर कंट्रोल तो हो सकता है पोर्ट्स पे, पैसे का कंट्रोल तो कर सकते हो पोर्ट्स का, अगर नेवी नहीं खड़ी कर सकते। सो दैट इज व्हाट ट्रम्प इज नाउ रेप्लिकेटिंग इन पनामा, कि पोर्ट का कंट्रोल दे दो, राइट। तो जब ब्लू वाटर नेवी नहीं बन सकती तो ग्रीन पेपर कंट्रोल से चला रहे हो, राइट। सो सारे स्ट्रेटेजिक, भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के साथ पैरेलल चल रहा है, ऐसा दिखता है। श्रीलंका में भी इन्वेस्टमेंट करा हर जगह, हर जगह में, क्योंकि वो जो जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी क्या है कि भारत को इंडियन ओशन से ही कैप्चर किया गया ना। वेस्ट जब 400 साल पहले आया तो पूरा इंडियन ओशन उन्होंने एनसर्कल किया, पोर्ट्स, एंट्री पॉइंट्स ऑफ द वाटर्स, सिटीज, फिर कब्जा किया। तो वही चीज अब रिवर्स हो रही है। भारत और चाइना इंडियन ओशन में एक दूसरे को एनसर्कल कर रहे हैं अलग अलग पोर्ट्स लेके। तो वही चीज जो 400 साल पहले वेस्ट करके गया। सो व्हिच इज व्हाई इट इज सेड कि वेस्ट ने इंप्लीमेंट करा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। पर अदानी ग्रुप भी तो बाहर से कैपिटल रेज करी उन्होंने, डेट लिया। हाँ, नहीं तो वो तो दैट इज अ वेरी वाइज मूव, क्योंकि अगर आपको साफ दिख रहा है कि रुपी एप्रिसिएट होने वाला है, तो आज मैं डॉलर में लोन्स उठाऊंगा और फ्यूचर में जो डॉलर का नया वैल्यू होगा उसमें पेमेंट करूंगा, तो आपको फायदा हो जाएगा बीच में। इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल थिंग। तो एनआरआईज भी, तो जिन्हें समझ में आता है कि क्या चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, और दिख रहा है कि रुपी एप्रिसिएट होने वाला है, तो दे विल रेप्लिकेट। और काफी सारे इंडियन फैमिली हाउसेस जो हैं वो बाहर से पैसा उठा रहे हैं इस समय, डॉलर में उठाया उन्होंने रिसेंट ईयर्स में। आप रिलायंस का देख ले, 2020 में मुकेश अंबानी जी ने उसको डेट फ्री अनाउंस कर दिया था, फिर उन्होंने डॉलर में लोन्स उठाए, क्योंकि उनको दिखा कि ये जो है ट्रेंड साफ दिख रहा है ना कि रुपी विल एप्रिसिएट। अब तो दिख रहा है। आप जिस हिसाब से ट्रम्प टीम के स्टेटमेंट सुन लो, इलॉन मस्क को सुन लो, वो क्लियर बोल रहे हैं वी आर बैंकरप्ट। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो अदानी के ऊपर अटैक करा, जो ये पूरा करप्शन का केस और ये केस वो केस लगाया,
इससे क्या हासिल हुआ? यूएस ने ऐसा इंटरवीन, ज्यादातर हम नहीं देखते कि कोई एक कंट्री की गवर्नमेंट कोई और देश के बिजनेसमैन के ऊपर जो है केस डाल रही है अपनी कंट्री के अंदर। व्हाट वाज द स्ट्रेटेजिक एडवांटेज टू द यूएस? नहीं, देखें, आप एक बात समझें कि आप ग्रो होने की कोशिश कर रहे हो, जिसमें आउटसाइड भारत पहली बार कोई कंपनी है जो चाइनीज और अमेरिकन कंपनीज के साथ कंपटीशन में बिड्स डाल रही है, राइट? इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पे, हाँ, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स पे। हाँ। सो आज अगर आप इजराइल का हाइफा पोर्ट प्रोजेक्ट देखें तो बाजू में चाइनीज टर्मिनल है, यहाँ पे अदानी जी का है, राइट, बाजू बाजू में। सो जहां जहां आपको दिखेगा कि भाई ये लोग ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं स्ट्रेटेजिकली, तो काउंटर्स तो आएंगे, यू विल हैव टू लर्न टू मैनेज। तो ताकि कुछ लीगैलिटी डालकर अदानी ग्रुप को यूएस में बिड करने से रोक पाए, इसलिए ये पूरा बहुत कुछ, क्योंकि आप ये सोचे ना, हिंडनबर्ग वाला क्यों हुआ, वो वाकया हुआ क्यों? मैंने 7 दिन पहले प्रेडिक्ट किया था, अदानी एफपीओ वाला, ठीक है? तो साफ दिख रहा है कि कतर ने अदानी का एफपीओ नहीं आ पाएगा। नहीं, वो जो अटैक आया हिंडनबर्ग का रिपोर्ट, एग्जैक्ट एफपीओ के दिन, क्या ट्वीट लिखा था आपने? मैंने 7 दिन पहले लिखा था कि कतर ने 23rd आई थिंक जनवरी और मार्च समथिंग, जो भी डेट था, 7 दिन पहले एग्जैक्टली, तो कतर ने स्टेक लिया था क्रेडिट स्विस में, और क्रेडिट स्विस वाज द वन जो अदानी के जो बॉन्ड था, बॉन्ड का इशू, उसमें उसने पॉजिटिव ये दिया था उसको, ठीक है, रेटिंग। हाँ। और उसमें कमिट भी किया था, ओके, बाइंग का। बहुत सारी एंटिटीज थी, उसमें ये भी था। तो कतर ने जैसे ही क्रेडिट स्विस में स्टेक लिया, मैंने तुरंत बोल दिया कि गया, देयर विल बी एन अटैक, ओके। जैसे एफपीओ का दिन आया, उसने 0 रेटिंग कर दी क्रेडिट स्विस ने। और फिर 2 दिन बाद, 1 या 2 दिन बाद, फिर जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स कुछ एंटिटीज आके बोली कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो जो मैं बता रहा था कि 93% इज अलाइंड ऑन डी-डॉलराइजेशन प्रोसेस, 7% को व्हाइट रेसिज्म वाला प्रॉब्लम है। डी-डॉलराइजेशन से प्रॉब्लम नहीं है, व्हाइट रेसिज्म वाले से प्रॉब्लम है, वो 7% ने ये कराया है। वाओ। जो ट्रम्प ने जेएफ के असैसिनेशन के फाइल्स पब्लिक करे, उसमें सीआईए का इन्वॉल्वमेंट जो है कहीं ना कहीं दिखाई दे गया। सीआईए और डीप स्टेट के बीच का क्या कनेक्शन, और जेएफके से प्रॉब्लम क्या था डीप स्टेट? देखिए, जेएफके एक ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनको, वन ऑफ द प्रेसिडेंट जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, और उनकी पॉलिसीज इतनी नेशनलिस्ट हो चुकी थी जिससे अमेरिकन सिटीजन ज्यादा एम्पावर हो रहे थे कंपेयर टू जो डीप स्टेट के एलिमेंट्स हैं, ठीक? और स्पेशली ये जो डीप स्टेट का जो स्ट्रक्चर है, उसमें बैंकिंग की बॉडीज जो हैं, उसमें अच्छा खासा इनका कंट्रोल है, इनडायरेक्ट। तो जेएफके कुछ करेंसी के स्ट्रक्चर में चेंजेस करना चाह रहे थे, और वियतनाम वॉर या पता नहीं कौन सा कोई वॉर था, उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो कह रहे थे नहीं जाना है उस वॉर में। कौन सा वॉर था मुझे आइडिया नहीं है। क्यूबन वॉर, सम वॉर। सो वो मना कर रहे थे, बट दिस पीपल वांटेड टू गो फॉर इट। आपको पता ही है, एक बिल्डिंग में करेंसी छपना है, बाजू में डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर को मिलना है, और तीसरा कंट्री डिस्ट्रॉय होना है, राइट? पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर है इनका। सो सारे डिसीजंस में वो बीच में आ रहे थे। सो दैट्स व्हाट हैपेंड विद हिम। एंड उनकी एक बहुत फेमस स्पीच है जहां पर उन्होंने ये बोला था कि देयर इज अ स्टेट मच मोर डीप एंड मच मोर पावरफुल देन द प्रेसिडेंट इटसेल्फ। सो उसके कुछ ही दिन बाद ये असैसिनेशन आता है, तो बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी है वो भी। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, डीप स्टेट, ये जो पूरा जो इलॉन मस्क एंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि ये डीप स्टेट हम क्लियर कर देंगे, आर दे एस्टैब्लिशिंग देयर ओन डीप स्टेट बाय सेइंग ऑल ऑफ दिस, या वो जेन्युइनली डीप स्टेट को खत्म करना चाहते? नहीं, उनसे ना होना है, ना वो जेन्युइन कमिटमेंट भी था। उनको पता भी है ना उनसे होना है। जस्ट एन इलेक्शन दिस थिंग। इलेक्शन दिस थिंग। हाँ, पर ये है कि
जो डीएस के टूल किट्स ने जो LGBTQ और ये सब जो फैला रखा था, हाँ, और लेफ्टिस्ट मीडिया का कबाल जो हाँ, क्रिएट करा था, उनको बिल्कुल ये रिवर्स करेंगे। टूल किट्स को, वो भी वही टूल किट्स रैप अप होंगे जो डीएस परमिट करेगा। अच्छा। हाँ। जैसे हिंडनबर्ग किया, हम्म, लेकिन उसके सामने 50 बन चुके होंगे दूसरे हिंडनबर्ग, उन्हीं में से एलुमनाई उठा उठा के दूसरे बन चुके होंगे जो अलग नाम से आएंगे अब। क्या ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्टिंग डीप स्टेट का ही एक नया चेहरा है और कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी ऑफ बाइडेन ऑब्जेक्टिव दिखता है आपको? कुछ चीजों पे क्लैश दिखता है बट कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स कंटिन्यूइंग है। क्या ये प्लान्ड है बाइडेन टू ट्रम्प ट्रांजिशन एंड द सेम एजेंडा को एक्सेलरेट करने का एक तरीका है ये? नहीं, देखिए, हमेशा जैसे मैंने बताया, दोनों बकेट्स को वही पुश करते हैं। ओके, सो इतना तो साफ हो गया कि कमला हैरिस जैसे ही बनी कैंडिडेट कि डीएस इज नाउ अलाइंड विद प्रेसिडेंट ट्रम्प्स टीम, तो क्लियर हो गया। और एलेक्स सोरोस को वो फॉलो भी करने लग गए थोड़े टाइम बाद, और फिर सोरोस की टीम में से ही ट्रेजरी सेक्रेटरी जो ये पूरा रीसेट देखेंगे, तो इज अ जॉर्ज सोरोस प्रोटीज, राइट। और आपने साफ देखा कि ना हिलरी क्लिंटन के ऊपर कोई एक्शन हुआ है, ना कमला हैरिस के ऊपर, ना ओबामा के ऊपर, ना बाइडेन के बेटे के ऊपर। और जो भी चीजें ट्रम्प टीम डिक्लेयर कर रही है उसमें किसी में डेमोक्रेट का कोई विरोध नहीं है। आपने ये भी देखा। सो देयर इज एन इंटरनल अंडरस्टैंडिंग कि आप इधर एक्शन नहीं करोगे, हम चुप रहेंगे। तो यानी कंटिन्यूएशन है। इट्स द सेम पीपल मेकिंग डिसीजंस। ट्रम्प में आप कह सकते हो 5-7% मोर विंडो ऑफ ऑपरेटिंग बस। और ट्रम्प हैज द एबिलिटी टू एक्सेलरेट द एजेंडा विद पब्लिक नॉट रियली रिएक्टिंग टू इट, थिंकिंग कि भाई ये एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ही काम करेगी। इंडिया में भी डीप स्टेट के कुछ लंबे हाथ हैं। आपको ऐसा लगता है कि इंडिया में भी कुछ लोग डीप स्टेट के लिए काम करते हैं? टूल किट्स तो हमेशा से इनके फैले होते हैं। सो चाहे वाया इंस्टीट्यूशंस हो या कोई भी फॉर्म में हो, एनजीओस के फॉर्म में हो या मिशनरीज के फॉर्म में हो, जहाँ पे टेरर फाइनेंस होता है या प्रोटेस्ट फाइनेंस होता है, ये तो इनका हमेशा से रहा। सो लेकिन एटलीस्ट ट्रम्प टर्म में वो कम होगा कंपैरेटिवली, और क्योंकि डी-डॉलराइजेशन का एरा है तो उतनी फंडिंग नहीं मिलेगी। ओके, डीप स्टेट की जब हम बात करते हैं या डीएस जैसे आपने बोला, कौन है ये डीएस के अंदर और उसका एंड ऑब्जेक्टिव या एंड गेम क्या है? नहीं, वही एरिस्टोक्रेट फैमिलीज हैं 400 साल से, चाहे रॉकेफेलर बोलो, रॉथशाइल्ड बोलो, जो अलग अलग नाम बोले जाते हैं, वही सेम एरिस्टोक्रेट फैमिलीज। एंड आई डोंट थिंक कि उनको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। यू हैव टू मैनेज देम बिकॉज दे आर सो डीप। हाँ, वो आई मीन दे एक्सरसाइज टू मच पावर, सो नो स्टेट हैज दैट मच पावर। जब स्टेट के एलिमेंट्स ही उनके साथ वर्क कर रहे हैं, ओके, कोई भी कंट्री के आप उठा लो, जैसे पाकिस्तान आर्मी को दे कैन टेल व्हाट टू डू, दे कैन टेल व्हाट टू डू टू सीसीपी। इवन रशिया में उन्होंने बिटकॉइन अप्रूव करवा लिया, राइट। डीप स्टेट का ही एक एलिमेंट बोला जाता है केजीबी को, और ये बोला जाता है कि केजीबी और ट्रम्प केजीबी के थ्रू ट्रेन हुए लेट 80s के अंदर। आपको ये सही लगती है ये थ्योरी? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। ये बकवास है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। तो ये बताइए, anyone training Trump, I mean, he is not the person who speaks or does anything which is unnatural to himself. ट्रेन शायद गलत वर्ड हो गया, लेकिन आपको लगता है कि पुतिन और ट्रम्प का जो अलाइनमेंट है वो बहुत ही नॉन कन्वेंशनल अलाइनमेंट है? वॉशिंगटन एंड मॉस्को हैव नेवर बीन आइडियोलॉजी का अलाइनमेंट है, राइट। और एज लॉन्ग एज डीएस को वो स्क्रिप्ट करने को मिलती है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीसेट करने को मिल रहा है विद दिस अलाइनमेंट, जहाँ पे ट्रम्प ब्लेम लेने को रेडी है जो भी गड़बड़ होता है तो। सो व्हाई नॉट? यूक्रेन के अंदर रशिया और यूएसए ये कैसे बाहर निकलेंगे यूक्रेन से, या यूक्रेन विल बी लॉस्ट? नहीं, इट्स वेरी क्लियर। आधा जो यूएस की कंपनीज को जाएगा रेयर अर्थ मिनरल्स वाला कॉन्ट्रैक्ट्स, और जो पोर्शन रशिया को ज्योग्राफी में ऐड होगा
मैंने वॉर स्टार्ट होने से पहले बता दिया था ये, Which यही is- आउटकम आना है। विच इज ईस्टर्न यूक्रेन, जिस पर हाँ, रशिया ऑलरेडी बैठा हाँ, हुआ है। हाँ, एक चंक रशिया को जाएगा हाँ, और कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रशिया को कितना मिलता है और यूएस की कंपनीज को कितना मिलता है, बिकॉज बैक एट द बैक द सेम सेट ऑफ पीपल। यूएस में जो फायर्स लगते हैं उसके पीछे कंट्रोवर्सी थ्योरी क्या है? हाँ। आप यूएस में फायर किधर लगेगी ये कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो? मेरे को ये समझना है। नहीं देखिए, वो जो कैलिफोर्निया फायर मैंने प्रेडिक्ट किया था वो हाँ। इंश्योरेंस की हेडलाइन से किया था। हम्म, सिंपल लॉजिक है, इंश्योरेंस कंपनीज ऐसे जो ट्रेडिशनल एरियाज होते हैं जहाँ कैलामिटीज होती है, हाँ। नेचुरल कैलामिटीज, हाँ। जो कि वहाँ वाइल्ड फायर्स होती है, हम्म, वो उनका मेन मार्केट होता है। हम्म, तो कोई भी कंपनी अपना मेन मार्केट छोड़ के क्यों जाएगी? सिंपल बता रहा हूँ, जब उसको लग रहा है कि क्लेम का पैसा प्रीमियम से ज्यादा होने वाला है, हम्म, मैं जो प्रीमियम कलेक्ट करूंगा उससे ज्यादा क्लेम्स आने वाले हैं, मैं नुकसान में जाऊंगा, तो ही मैं अपने मेन मार्केट से बाहर निकलूंगा। करेक्ट। तो जिस प्रकार से इंश्योरेंस कंपनी सारी निकलने लग गई, हाँ, दे हैड क्लियर आइडिया कि यहाँ पे वाइल्ड फायर आर्टिफिशियली हो रहे हैं। पर वाइल्ड फायर आर्टिफिशियली करके घरों को जला करके किसको फायदा होता है? आप ज्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा, पर इतना बोल रहा हूँ कि 50 इयर्स का डॉलर प्रिंटिंग का चार्ट बना लो और वाइल्ड फायर्स का चार्ट बना लो, अच्छा, फिर आप मैच करके देख लो। वाह, तो इसमें भी डॉलर है। जंगल में आग लगती है तो भी डॉलर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इंडिया जो है वो सराउंडेड है बाय एनिमी और नॉट नेचुरल अलाइड स्टेट्स, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना। इस तरह के जियोपॉलिटिकल स्पेस में इंडिया की सेफ्टी एंड लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी कैसे इंश्योर हो सकती है? रिगार्डिंग द नेबरहुड, देखिए सबसे पहले तो आपके स्ट्रैटेजी का विजन होना चाहिए कि आप किस प्रकार का नेबरहुड 30 साल में, 300 साल में देख रहे हो। आप अपना मैप कैसे देख रहे हो, 30 साल में कैसा होगा, 300 साल में कैसा होगा। फिर आप उसको वर्क बैक करोगे कि अभी मुझे क्या करना पड़ेगा वो मैप अचीव करने के लिए। तो जब भी हम अखंड भारत बोलते हैं, स्पेशली जब अगर आपने प्रधानमंत्री जी को सुना हो रिसेंटली, जब वो उस संकल्प की बात कर रहे थे जम्बू द्वीपे भारत खंडे, राइट, तो सबसे पहले ये रिसर्च होना चाहिए कि जम्बू द्वीप की बात हो रही है तो कितने द्वीप थे पहले, उसमें से जम्बू द्वीप भारत खंडे, जम्बू द्वीप के अंदर कितने खंड थे, उसमें से भारत खंड। ओके, और उसके अंदर आपको ये रिसर्च करना है कि प्रभु श्री राम जब वापस आए श्रीलंका से जीत के, तो वो बालक राम नहीं वापस आए, ठीक है, वो जब निकले थे वनवास के लिए तो वो चक्रवर्ती राजा के बेटे थे। युवराज नहीं बने थे लेकिन बेटे थे। लेकिन जब वो वापस आए तब उनको बोला गया सार्वभौम, चक्रवर्ती से भी ऊपर, दशरथ राजा के स्टेटस से ऊपर सार्वभौम बोला जा रहा है। तो यहाँ से हमें जियोपॉलिटिक्स के जो लेसन मिलते हैं, आप सोच के देखें कि एक भी भारतीय का इस्तेमाल उन्होंने वॉर में नहीं किया, लेकिन जीता भारतीय। सही बात है, देख रहे हैं, सही बात है। तो किसी को भारत से कोई नहीं लड़ा, लक्ष्मण अकेले थे भारत से, और जो पूरी वानर सेना थी वो वर्ल्ड में जितने वानर थे उन सबको बुलाया वहां गया था, वो अलाइड फोर्सेस थे एक तरीके से। हाँ। सो एक है राक्षस प्रजाति, एक है मनुष्य प्रजाति, और एक है वानर सेना जो ऐड हुई, ठीक है। तो श्री राम ने भारतीय का इस्तेमाल नहीं किया युद्ध जीतने के लिए, वानर सेना को बुलाया गया पूरे विश्व में से। ओके, और जब वो वापस आए तो सार्वभौम बन के आए, मतलब जब उनका कोरोनेशन हुआ तो राक्षस प्रजाति के जो राजा विभीषण वो हाथ जोड़ के खड़े हैं, और वानर सेना के जो राजा है सुग्रीव
वो हाथ जोड़ के खड़े हैं और सर्वभौम बोल रहे हैं उनको, राइट? ये ऐसा हुआ कि तो इंडिया से आपको समझ में आया राम राज्य क्या हुआ? व्हाट इज द साइज ऑफ राम राज्य? तो अयोध्या तो खाली कैपिटल थी, करेक्ट है ना? सामने वो दो खड़े हैं और हाथ जोड़ रहे हैं, राइट? तो इट्स लाइक इसी का कुछ ब्रिटिशर्स ने, जो अगर आप समझोगे कि हर जगह गवर्नर्स बिठाए थे, वाइस रॉय, ये तो इट्स अ कॉपी, इट्स क्लियरली अ कॉपी, है ना? वाओ। ये ऐसा हुआ जैसे इंडिया से सुभाष चंद्र बोस गए और 8-10 कंट्री पे अकेले ही कब्जा करके वापस आ गए, बिना और बिना कोई इंडियन को साथ ले जाए हुए। वॉर किसी और से करवा रहे हो, जीते आप हो, समझ रहे हो जियोपॉलिटिक्स का लेसन? आई थिंक सर आज के लिए जाने से पहले व्यूअर्स के लिए मेरे को बहुत मजा आया ये कॉन्वर्सेशन करके। मैं खुद, मेरे दिमाग बहुत ज्यादा ओवरड्राइव पे काम कर चुका है, तो और दुनिया को देखने का एक नया मेरे को नजरिया मिला। व्यूअर्स को उनके आने वाले टाइम के लिए जो आपके प्रेडिक्शंस हैं, उस हिसाब से उनके सेफ्टी, वेलबींग, प्रॉस्पेरिटी और सनातनी वैल्यू सिस्टम के ऊपर ट्रू रहने के लिए क्या मैसेज दोगे आप? देखिए, इतना समझना है कि पूरा ग्लोबल हिस्ट्री अगर आप देखते हो तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय पेरेंट्स वर्ल्ड को चला रहे हैं, दैट्स द कंक्लूजन ऑफ इट। तो जब तक भारतीय पेरेंटिंग स्टाइल वो एसेट हमारे पास है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। दिस इज भारतीय पेरेंट्स इज द ओनली स्टेबिलाइजिंग फैक्टर इन दिस वर्ल्ड। वो जो आपकी धार्मिक अपब्रिंगिंग हो रही है, सेविंग्स बेस्ड कंजर्वेटिव लाइफस्टाइल वाली, that is what is running the geo-economics of the whole world, which is driving the geopolitics entire for the entire world। मैं सिर्फ भारत की नहीं बात कर रहा हूँ। तो आज भारतीय पेरेंट्स खाली अपना फीस का पैसा खींच रहे हैं पॉकेट मनी में से, पॉकेट मनी समझ लो। तो यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज बैंक्रप्सीज फाइल कर रही है। सही कह रहे हो, समझ रहे हो? दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ धर्म एंड भारतीय पेरेंटिंग। तो एज लॉन्ग एज हम वो फैमिली वैल्यूज के साथ इंटैक्ट रहते हैं, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बिकॉज दैट इज स्टेबिलाइजिंग ऑल द ग्लोबल अप्स एंड डाउन्स। ओके, वर्ल्ड शायद कुछ भी झेल लें, भारतीय पेरेंट्स ने टिका के रखा है। 2050 में इंडिया डोमिनेटिंग कंट्री होगा वर्ल्ड में, आपको लगता है? वेल, डोमिनेशन का या सुपर पावर स्टेटस का वेस्टर्न टेम्पलेट में हम नहीं मानते। तो प्रधानमंत्री जी ने जो बताया है विश्व बंधु स्टेटस, और जो विश्व गुरु स्टेटस बोला जाता है, गुरु का मतलब होता है जो आपको अंधेरे से लाइट की ओर ले जाए, ज्ञान दे रहे हैं। तो जब आपका इकोनॉमिक माइट उस लेवल पे होगा जहां पे विश्व के देश आके आपसे इनपुट्स ले रहे हैं कि हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, दैट इज विश्व गुरु स्टेटस। तो उसमें खाली डोमिनेंस की बात नहीं हो रही है, लेकिन ये है कि गुरु छड़ी भी रखते हैं, तो हार्ड पावर का एक एंगल भी है। और ये मैंने पहली बार, बहुत सारे, मैं मीडिया और अल्टरनेट मीडिया दोनों को देखता हूँ, पहली बार मैंने देखा रशिया और यूक्रेन दोनों जगह से स्टेटमेंट आती है दैट इंडिया शुड इंटरवीन इन डिप्लोमेटिक डिस्कशंस। सो आई थिंक आप जो कह रहे हैं उस रास्ते पे हम बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं, एंड इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एज इंडियंस एंड एज हिंदूज। So thank you for taking out time, sir, and it was very enriching, very enlightening, and the pleasure of my life to host you. Jai Hind. Jai Hind.